Okay, Malik. Good afternoon. Hopefully everybody is doing good. This lecture is basically for Nidhi company. So corporate law and economic law का जो concept है, first two lecture were about ECB, third lecture मैंने ODI का डाल दिया, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये तीनों फेमा के लिए थे। एक निधि कंपनी का है जिसमें अमेंडमेंट्स मेजरली कवर्ड है। ओके, निधि कंपनी का भी कॉन्सेप्ट अमेंडमेंट में कवर है। और निधि कंपनी वैसे भी अपन ने इनिशियली लेक्चर्स में था नहीं, इनिशियली तो अपडेट May 20 ऑनवर्ड्स का कॉन्सेप्ट है, तो अपन निधि कंपनी को कॉन्सेप्टली अपन अभी अपडेट कर देते हैं। And very important point that this is also covered in RTP but only amendment portion. तो मैं निधि कंपनी के जो रूल्स है, निधि रूल्स एज सच, वो सारे के सारे अपन अपडेट कर रहे हैं। ओके, याद रखिए निधि के लिए, निधि कंपनी के लिए रूल्स है जो सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट डिफाइन करती है। तो निधि रूल्स अपन अभी कवर कर रहे हैं। ये निधि रूल्स में क्या क्या कवर करना है, क्या नहीं कवर करना है, ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एंड वंस दिस लेक्चर इज ओवर, इसके बाद सिर्फ एक लेक्चर पेंडिंग है। ओके, सो दैट विल बी पार्ट ऑफ अमेंडमेंट, जिसके अंदर मैं सारे के सारे अमेंडमेंट कंबाइंड कॉन्सेप्ट में खत्म करूंगा मालिक। तो सबसे पहले निधि कंपनी में हमें क्या क्या करना है, ओके, उसका पहले चार्ट बना देते हैं। निधि कंपनी का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं मालिक। ओके, निधि कंपनी, ओके, निधि रूल्स, निधि रूल्स, अगेन आई एम टेलिंग निधि रूल्स। निधि रूल्स के कॉन्सेप्ट में वी आर हैविंग मल्टीपल पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट अपन देखेंगे दैट विल बी ए बेसिक। पहले कुछ क्वेश्चंस होंगे जो बेसिक क्वेश्चंस होंगे, ऑलमोस्ट स्टार्टिंग का पॉइंट है। ओके, बेसिक चीजें कवर की जाएगी। एग्जांपल, डेफिनेशन क्या है, कुछ डिक्लेरेशन चाहिए, इनकॉर्पोरेशन के लिए क्या चाहिए, मेंबर्स कितने चाहिए, कुछ क्राइटेरिया है क्या निधि कंपनी के लिए। ओके, निधि कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ फुलफिलमेंट करना पड़ रहा है क्या, ये सारी चीजें बेसिकली होगी। हमारे नेट ओन फंड्स कितने होने चाहिए, और जो ऑडिट पढ़ चुके हैं और जिसमें कारो पढ़ चुके हैं, तो उसमें निधि कंपनी के बारे में भी आपने कुछ डिस्कशन किया था, इफ यू रिमेंबर, अनएंकम्बर्ड फंड्स के बारे में अनदर डिस्कशन, वो बेसिक के अंदर कवर हो जाता है। सेकंड कॉन्सेप्ट है आपका इसके अंदर, दैट इज कॉल्ड लोन्स एंड डिपॉजिट्स के बारे में, क्योंकि निधि कंपनी का मेन काम सिर्फ और सिर्फ लोन्स एंड डिपॉजिट्स है। इसके अलावा और कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो नहीं सकती और कोई बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकती। सो दे विल बी फोकसिंग ऑन लोन्स एंड डिपॉजिट। द सेकंड पोर्शन विल बी लोन्स एंड डिपॉजिट्स। डेफिनेटली 99.99% चांसेस ये लोन्स एंड डिपॉजिट्स पे क्वेश्चन आना नामुमकिन है, मुश्किल है। ओके, बट 0.01%, ओके, हम छोड़ नहीं सकते। तो 0.01% की वजह से मैं इसको कर रहा हूं, रेदर देन राइटिंग ऑन नोट्स। जैसे मैं समरी नोट्स बनाता हूं या राइटिंग पे स्क्रीन पे जो मैं लिखता हूं जिससे समरी पूरी हो जाती है, वो वाला पोर्शन मैं लोन्स एंड डिपॉजिट के लिए नहीं अपडेट करूंगा। लोन्स एंड डिपॉजिट्स अपन टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक मतलब जो नोट्स मेरे है उसमें से पढ़ेंगे, वो कॉन्सेप्ट अपन देखने वाले। थर्ड कॉन्सेप्ट अपने लिए निधि रूल्स के लिए जो आएगा वो आएगा अपने लिए डायरेक्टर्स के बारे में। तो थर्ड कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी तोड़ इंपॉर्टेंट। लेकिन यार जैसा अपन कंपनी एक्ट में डायरेक्टर्स के बारे में पढ़े, इतना बड़ा पोर्शन, इतने सारे क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत छोटा पोर्शन है अपने लिए, हार्डली मतलब 2-5 मिनट का काम है डायरेक्टर्स का। डायरेक्टर के साथ में और एक कॉन्सेप्ट जो अपने को कवर करना है, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड्स। डिविडेंड्स के बारे में अपने को समझना है। और डायरेक्टर आए तो और एक बंदा आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड ऑडिटर। वैसे ऑडिटर में आपको मैं बता दूं, आपको कोई नया सीखने नहीं मिलेगा, जो कंपनी ऑडिट में आपने पढ़ा है वही कॉन्सेप्ट है। सेम लॉजिक, दैट ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा मैक्सिमम 5 साल के लिए। अगर फर्म अपॉइंट की मैक्सिमम, ओके, 2 टर्म के लिए 10 साल के लिए, टर्म 1 और टर्म 2, ये कॉन्सेप्ट डिफाइन किया हुआ है। और इसमें दो क्या बोलते हैं, कूलिंग पीरियड को 2 इयर्स का डिफाइन किया हुआ है। एंड दैट्स द सेम थिंग, ऑलमोस्ट सेम सिनेरियो ऑडिटर के लिए। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट विल बी एनफोर्सिंग कंप्लायंस। कौन एंश्योर करेगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल बनाए हुए हैं उसको देख रेख करना और उसके बारे में देखना कि इन्होंने कंप्लाई किया है या नहीं किया है। दैट इज व्हाट ऑल टुगेदर निधि रूल्स विल बी हैविंग। तो निधि रूल्स में हमें पढ़ने के लिए कितनी चीजें हैं मालिक? निधि रूल्स में हमें पढ़ने के लिए टोटल 6 चीजें हैं। ओके, जस्ट ए सेकंड, कितनी चीजें हमें पढ़ने के लिए? टोटल 6 चीजें हैं मालिक। सबसे पहले बेसिक देखेंगे, बेसिक के बाद अपन लोन्स एंड डिपॉजिट्स के बारे में देखेंगे। तीसरा सिनेरियो हम लोग देखेंगे डायरेक्टर्स के बारे में। चौथा सिनेरियो डिविडेंड्स कैसे देने चाहिए इन लोग ने। नेक्स्ट सिनेरियो विल बी ऑडिटर एंड लास्ट सिनेरियो विल बी एनफोर्सिंग कंप्लायंस। ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है सर। इसके लिए जो नोट्स है वो नोट्स मैंने ऑल टुगेदर अपने टेलीग्राम चैनल्स पे डाल रखे हैं। टेलीग्राम चैनल्स पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे निधि रूल्स के, बेयर एक्ट से डायरेक्टली डाउनलोड किए हुए हैं सारे के सारे। इसके अंदर अमेंडमेंट पोर्शन भी कवर्ड है। जो जो रेड में आपको मिलेगा इस नोट्स में, वो अमेंडमेंट है विच इज amended, okay, in last year and which is there in your amendment sheet। यानी जो आपकी amendment sheet दी हुई है या RTP में amendment sheet दी हुई है, उसके अंदर जो जो चीजें कवर्ड है वो रेड पोर्शन में कवर्ड है। तो अगर ये नोट्स देखते हो तो इसमें जो रेड पोर्शन होगा वो आपके लिए amendment होगा, ये आप ध्यान रखना मालिक। ओके, एनीवे वी मे एक्सपेक्ट ए क्वेश्चन और मे नॉट कम एज सच, जैसा भी है अपने को कोई लेना देना, मतलब इसमें ज्यादा कुछ मैं बोल नहीं सकता कि क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं कि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट विद इन एन आवर और सो
विल बी कंप्लीटिंग ऑल दिस रूल्स, सारे के सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे। ओके उसके बाद मतलब यार 1 घंटा इन्वेस्टमेंट करने के बाद ज्यादा कुछ रिस्क नहीं है, इसीलिए आई वुड 100% प्रीफर कि भाई यार ये एक बार खत्म देख के खत्म हो जाए, खत्म हो गई स्टोरी। तो एटलीस्ट कुछ आइडिया रहेगा, बैकग्राउंड रहेगा, बैकग्राउंड के साथ में कुछ चीजें मालूम रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक्स के अंदर। ओके आगे चीजें लोन्स, डिपॉजिट, डायरेक्टर्स एंड अदर थिंग्स, ये सारी चीजें अपन लेटर ऑन बात करते हैं, और इसमें एलडीआर क्या होगा वो मैं आपको अपडेट करता हूं मालिक। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक्स के अंदर। बेसिक्स के अंदर टोटल अपन 8 चीजें करेंगे, यानी बेसिक्स में 8 है, खाली इतने ये 6 पॉइंट नहीं है, अपने पास 8 चीजें हैं, लेकिन ये सारी चीजें छोटी छोटी है मालिक, प्लीज डू अंडरस्टैंड। इसीलिए आप ऐसा मत करो अरे 8 चीजें हैं, 8, अरे मैंने बोला ना भाई बहुत छोटी छोटी चीजें, बहुत आराम से हो जाता है। तो एक बार ये 8 चीजों को ध्यान रखना जरूरी है, इसीलिए बेसिक का और एक चार्ट अपना बन जाएगा और वो 8 चीजों का पॉइंट बनेगा। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट कवर करेंगे वो करेंगे डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन, सीजी को कुछ तो डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, कुछ फॉर्म में डिक्लेरेशन देना पड़ेगा निधि कंपनी को। ये अमेंडमेंट में आया, अमेंडमेंट मतलब 2019 के रूल्स में जब इन्होंने अमेंडमेंट किया उनमें उसके इसमें इन लोग ने डाल दिया कि भाई यार हर निधि कंपनी को डिक्लेरेशन देना होगा, एक पर्टिकुलर फॉर्म नंबर दिया हुआ है और वो सीजी को डिक्लेरेशन देना होगा, एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट डिफाइन की हुई है। जो निधि कंपनी है ऑलरेडी वो रजिस्टर्ड है, वो कैसे क्या करेगी वो डिस्कशन होगा। अगर ये डिक्लेरेशन सबमिट नहीं करते या फॉर्म सबमिट नहीं करते तो वो क्या क्या चीजें नहीं कर पाएंगे, यानी प्रोहिबिशन क्या हो जाएगा या उनको प्रॉब्लम्स क्या होगी या कुछ इश्यूज होंगे, वो डिस्कशन किया हुआ है। ओके मैंने शीट्स में वैसे रूल नंबर सारे डाले हुए हैं, अगर आप ये नोट्स देखोगे तो नोट्स के अंदर जो आपको नोट्स दिए हुए हैं उसके अंदर मैंने रूल नंबर कौन से पढ़ रहे हैं वो सारे डाले हुए हैं। एग्जांपल डिक्लेरेशन ऑफ निधीज रूल 3A, यानी ये रूल 3A के हिसाब से जो अमेंडेड है, ये अमेंडमेंट है, रूल 3A के हिसाब से डिक्लेरेशन देना होगा आपको। तो ये रूल्स डाले हुए हैं, मैं ज्यादा रूल्स पे एम्फसाइज नहीं करूंगा बिकॉज एनीवे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और मेनली अगर आपको रूल याद रखने में बैठ रहा है यानी जम रहा है रूल याद रखने में, तो यू ट्राई टू रिमेंबर द रूल। अगर नहीं है तो ज्यादा दिमाग फोड़ी मत करना रूल याद रखने में, ट्राई टू फोकस ऑन कॉन्सेप्ट एंड ट्राई टू एंश्योर दैट यू मे राइट दैट आंसर करेक्टली, दैट इज द ओनली सिनारियो। ओके तो लेट्स अंडरस्टैंड। तो पहला पॉइंट अपन डिक्लेरेशन देंगे जो रूल 3A का रहेगा। सेकंड कॉन्सेप्ट रहेगा इनकॉर्पोरेशन ऑफ निधि कंपनी, यानी अगर आपको निधि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है तो इनके सिनारियो में क्या क्या रहेगा, इनकॉर्पोरेशन का सिनारियो क्या क्या रहेगा। एक सेकंड में अधिक इनकॉर्पोरेशन के लिए क्या क्या रहेगा ये कॉन्सेप्ट आपको दिया हुआ है। इनकॉर्पोरेशन तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ निधि कंपनी अगर आप देखोगे तो वापस एग्जांपल बता दूं, ये अरे यार ये किस में जा रहा है। ओके इनकॉर्पोरेशन ऑफ निधि कंपनी रूल 4 में किया है, रूल 4 में दिया है, तो रूल 3A रूल 4 इस तरह से ये रूल के कॉन्सेप्ट है। ओके आई एम नॉट एम्फसाइजिंग ऑन रूल, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आपको रखना है वो नोट्स के अंदर दिए हुए है। और वापस वो नोट्स किधर है, वो नोट्स टेलीग्राम पे शेयर्ड है मेरे CA फाइनल लॉ एंड ऑडिट के चैनल पर, तो वो नोट्स वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, या अगर कोई ग्रुप में है या मैं पेनड्राइव केस में डाल रहा हूं तो उसमें वो नोट्स ऑल टुगेदर आपको सॉफ्ट कॉपी में अपडेट मिल जाएंगे मालिक। ओके तो सेकंड कॉन्सेप्ट विल बी इनकॉर्पोरेशन। थर्ड कॉन्सेप्ट ओके सर्टेन मिनिमम नंबर क्राइटेरिया विल बी देयर। ओके सर व्हाट डज इट मीन, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ नेट ओन फंड्स कितने चाहिए। ओके ये मिनिमम नंबर के क्राइटेरिया ओके वो डिस्कशन किया हुआ है। ये कॉन्सेप्ट आ रहेगा आपका तीसरा पॉइंट, मिनिमम चीजें कितनी चाहिए। तो पहला पॉइंट है डिक्लेरेशन, दूसरा कॉन्सेप्ट है इनकॉर्पोरेशन, तीसरा पॉइंट है मिनिमम, चौथा कॉन्सेप्ट है ये क्या कर नहीं सकती, प्रोहिबिशंस। एग्जांपल निधि कंपनी दूसरे बिजनेस में नहीं एंटर कर सकती। प्रोहिबिशंस और निधि कंपनी, व्हाट आर द प्रोहिबिशंस और निधि कंपनी, तो प्रोहिबिशन वाला कॉन्सेप्ट है। उसके बाद और एक कॉन्सेप्ट रहेगा शेयर अलॉटमेंट। ओके निधि कंपनी को अगर शेयर अलॉट करना है तो उसके अमाउंट क्या है और वो शेयर प्राइस कितने की होनी चाहिए, पर शेयर कितने का होना चाहिए। ओके अगर कोई मेंबर है तो उसको मिनिमम शेयर्स कितने लेने चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स कितने, ये सारे क्राइटेरिया शेयर अलॉटमेंट में दिया हुआ है। इसके बाद और कुछ क्राइटेरिया दी हुई है मेंबरशिप के रिलेटेड। ओके मिनिमम नंबर में हम लोग मिनिमम क्राइटेरिया देखेंगे मेंबरशिप में, और सर्टेन क्राइटेरिया मतलब मेंबरशिप के रिलेटेड पॉइंट्स देखेंगे मालिक। तो अगर आप देखोगे तो स्क्रीन पे इसको याद रखने की कोशिश करो, वापस बता दूं। ओके निधि कंपनी में क्या क्या चीजें जा रही है, 5 चीजें स्टार्टिंग में देखोगे, बेसिक्स है, लोन्स एंड डिपॉजिट्स है, डायरेक्टर्स है, डिविडेंड है, ऑडिटर है एंड एनफोर्सिंग कंप्लायंस है। एनफोर्सिंग कंप्लायंस तो आप टेंशन ही मत लो, एनफोर्सिंग कंप्लायंस भूल ही जाओ, और लोन्स एंड डिपॉजिट भी आप दिमाग फोड़ी मत करो, यानी लॉजिकली देखा जाए तो 4 ही चीजें याद रखनी है। सबसे पहला पॉइंट है बेसिक, दूसरा पॉइंट है डायरेक्टर्स, डिविडेंड एंड ऑडिटर, ये 4 चीज तोड़ याद रखो, काम खत्म है। यानी अगर आप मेरे को बोलोगे एलडीआर के कॉन्सेप्ट में ये 4 ही चीजें आती है। उसके बाद बेसिक्स में टोटल अपन देखेंगे 8 चीजें, जिसके अंदर से मैंने 6 चीजें लिख ली है। कौन से डिक्लेरेशन देगी निधि कंपनी, सेकंड पॉइंट इनकॉर्पोरेशन के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, तीसरा सिनेरियो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स या जो भी है मिनिमम नंबर के रिलेटेड जो जो क्राइटेरिया है, ओके मिनिमम रिक्वायरमेंट्स वो देखेंगे। उसके बाद प्रोहिबिशंस, ये कर नहीं सकती, सबसे तोड़ एलडीआर यही आंसर है, निधि कंपनी क्या क्या नहीं कर सकती। नेक्स्ट पॉइंट इज शेयर अलॉटमेंट, अगर शेयर अलॉट करना है तो क्या सिनेरियो क्या स्ट्रक्चर है। उसके बाद मेंबरशिप, मेंबरशिप के बाद और एक कॉन्सेप्ट आता है आपका नेट ओन फंड्स।
नेट ओन फंड्स यानी निधि कंपनी के अपने खुद के फंड्स कितने होने चाहिए। प्लीज डू अंडरस्टैंड दिस इज डिफरेंस फ्रॉम शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल और नेट ओन फंड्स में सिंपल सा लॉजिक है, शेयर कैपिटल इज लाइक योर कैपिटल। स्टार्टिंग बिजनेस करने के लिए मुझे शेयर कैपिटल चाहिए, लेकिन उसके बाद बिजनेस को रन करने के लिए मुझे नेट ओन फंड्स चाहिए। नेट ओन फंड्स मतलब सिंपल सा लॉजिक है, ओके, इट इज लाइक समथिंग लाइक व्हाट वी कैन से कंट्रीब्यूशन एंड शेयर कैपिटल इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। तो जब अपन बात करते हैं नेट ओन फंड्स की, दिमाग में याद रखना हर निधि कंपनी का ओके एक पर्टिकुलर अमाउंट होना चाहिए, यानी उन्होंने इतना बिजनेस लाना चाहिए जहां पर उनके खुद के फंड है जो वो दे सके। ओके दे सके मतलब क्या, ऑल टुगेदर वो किसी को लेंड कर सके। व्हाट इज ए निधि कंपनी, व्हाट इज ए बिजनेस, एक डेफिनेशन से अपन पढ़ेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से एटलीस्ट बेसिक बैकग्राउंड सीए फाइनल लेवल पे सबको मालूम होगा। निधि कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसका मेन टारगेट है कि सबके अंदर एक ऐसी भावना तैयार करे जो सेविंग की तरफ बढ़े, जो सेविंग की तरफ बढ़े और केयरलेसली पैसा खर्च ना करे, केयरफुली पैसा खर्च करे और सेविंग की तरफ बढ़े। ओके इसीलिए निधि कंपनी क्या करती है, मेंबर्स बनाती है और मेंबर से डिपॉजिट लेती है और वही डिपॉजिट मेंबर को लोन पे देती है। यानी इन सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अगर ये निधि कंपनी के एग्जांपल बोल रहा हूं, एक निधि कंपनी फॉर्म हुई है और 200 मेंबर बने हैं, 200 मेंबर निधि कंपनी ने बना लिए है। अब ये 200 मेंबर जब बने हैं तो उनसे डिपॉजिट लिए जाएंगे। डिपॉजिट इज काइंड ऑफ फिक्स डिपॉजिट भी हो सकते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट भी हो सकते हैं। ओके ये सारे सिनेरियो प्लीज डू अंडरस्टैंड, don't mix this with banking company. Banking transaction are something different. Banking is for general public. Nidhi company is only for members. Yani it will take deposit from member and it will lend only to members. They cannot lend any money to an outsider. ये बाहर वालों को 1 रुपया नहीं दे सकते और बाहर वालों से 1 रुपया नहीं ले सकते हैं। ये जो लेंगे सिर्फ मेंबर से लेंगे और मेंबर को देंगे और मेंबर के अंदर ये हैबिट्स तैयार करेंगे। अब अगर 200 मेंबर है, 200 मेंबर ने डिपॉजिट दिया, हो सकता है उसमें से 10 मेंबर होंगे जिनको अभी पैसों की जरूरत है, उनको लोन लेने की जरूरत है। रेदर देन गोइंग विद ए लोन, ओके यहां पर यही डिपॉजिट दिया इनके थ्रू लोन ले सकते हैं। दिस इज हाउ देयर अरेंजमेंट गोज ऑन। यही कॉन्सेप्ट होता है कि भाई यार लोन्स एंड डिपॉजिट को किस तरह से मैनेज करना, दैट इज हाउ निधि कंपनी वर्क्स। निधि कंपनी, वापस में बोल रहा हूं, निधि कंपनी एनीवे डेफिनेशन देखना, लेकिन निधि कंपनी का सिंपल सा लॉजिक है, ओके तू मेरा मेंबर है तो तेरे से डिपॉजिट लूंगा और तेरे को पैसे जब चाहिए रहेंगे तो मैं तेरे को लोन दे सकता हूं। बस ये याद रखना कि there is no I cannot do any transaction with outsider, that's it। और दूसरा कॉन्सेप्ट सिंपल है, अगर तू मेरा मेंबर बनेगा तो तू शेयर इशू, मतलब मैं शेयर इशू करूंगा बिकॉज आई एम ए कंपनी, और शेयर इशू किया तो 100% ओके तू सब्सक्राइबर रहेगा मेरा सब्सक्राइब करेगा, तेरे को मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स लेने पड़ेंगे। प्लीज डू अंडरस्टैंड, जब ये कॉन्सेप्ट होगा मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जब तू सब्सक्राइब करेगा, दैट इज नथिंग बट ए कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल, शेयर कैपिटल। ओके नेट ओन फंड्स मतलब क्या, डिपॉजिट्स which is given to as a loan। तो डिपॉजिट्स एंड नेट ओन फंड्स के कंटेक्स्ट में आता है। शेयर कैपिटल जब तू मेरे इक्विटी शेयर्स लेता है, ओके ये कॉन्सेप्ट होता है निधि कंपनी का। निधि कंपनी का मेन टारगेट, वापस बोल रहा हूं, ओके केयरलेसली पैसा खर्च नहीं करना और सेविंग की हैबिट कल्टीवेट करना। तो डेफिनेटली सच काइंड ऑफ कंपनी मेरे जो जानते हैं अच्छे से, तो उनको मालूम होगा कि भाई यार अपन ये कंपनी से दूर रहेंगे क्योंकि अपने अंदर सेविंग की हैबिट ही नहीं है ना, ये डेवलप होने वाली है। भाई जिंदगी जीने का मजा अपना अलग ही है, तो अपना है भाई जितना कमाए उड़ा दो, जिंदगी जियो, जिंदगी जीने में उड़ाओ भाई। अल्टीमेटली भाई क्या है भाई, ले दे के क्या होने वाला है जिंदगी का, जैसी चल रही है कट रही है जिंदगी वैसी ही काटोगे क्या। अरे भाई दुनिया भाई पैदा हुए, जी लिए, निकल लिए, क्या किया, ओके कुछ किया, करना मतलब एकदम भारी हवा करना रहता है मालिक, जिंदगी जीने का हवा रहता है मालिक। और वो पॉइंट है, अपने पूरे शौक पूरे करना। याद रखना इट इज बेस्ड ऑन 2 थिंग्स, व्हाट इज करेक्ट एंड व्हाट इज इनकरेक्ट, बट इट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, परस्पेक्टिव, परसेप्शन। Therefore, I always follow one principle, every person is correct। तो बोलेगा सर मेरे हिसाब से ये सही है, मैं बोलूंगा ठीक है, मेरे हिसाब से वो सही नहीं है, ठीक है भाई, क्योंकि तू तेरे हिसाब से सोच रहा है, मैं मेरे हिसाब से सोचूंगा, तो देयर इज अ डिफरेंस। तो वी विल नॉट डिबेट ऑन दैट, बट एवरी पर्सन इज करेक्ट, ये ध्यान रखिए। तो भाई यार एक नेट ओन फंड्स की कहानी है, तो मैंने आपको एक छोटा सा बेसिक ये लास्ट एक 5 मिनट मैंने आपको समझाया, ओके नेट ओन फंड्स और शेयर कैपिटल में डिफरेंस क्या होता है और ये निधि कंपनी ये दोनों को कैसे मैनेज करती है। तो अगर आपको इक्विटी शेयर इशू की और आपसे इक्विटी शेयर के पैसे आए, दिस इज नथिंग बट शेयर कैपिटल, और आपने मुझे डिपॉजिट दी है विच इज अवेलेबल फॉर लेंडिंग, दिस इज नथिंग बट माई नेट ओन फंड्स। दिस इज हाउ कंपनी ऑपरेट, ओके निधि कंपनी का कॉन्सेप्ट। और ये होने के बाद और एक कॉन्सेप्ट अपने पास है, ओके क्या निधि कंपनी ब्रांचेस खोल सकती है क्या, क्या निधि कंपनी ब्रांचेस खोल सकती है क्या, खुद के ब्रांचेस, यानी यार एक कंपनी का हेड ऑफिस है, क्या उसके ब्रांच हो सकते हैं क्या, तो उसके क्राइटेरिया दिए हुए हैं, आंसर इज यस, लेकिन उसके कंडीशंस है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना।
ओके तो अपने पास 8 पॉइंट बेसिक में कौन से पढ़ने को है, तो सब लोग का ध्यान स्क्रीन पे मालिक। तो कौन से 8 पॉइंट है? सबसे पहले डिक्लेरेशन होगा। दूसरा पॉइंट, डिक्लेरेशन किसको देना पड़ता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी अपने नेक्स्ट पॉइंट आंसर वो चालू होने वाला है। सेकंड पॉइंट इनकॉर्पोरेशन। थर्ड पॉइंट मिनिमम नंबर। चौथा पॉइंट प्रोहिबिशन, ये कर ही नहीं सकते। ओके पांचवा, छठा, सातवां शेयर, मेंबरशिप एंड नेट ओन फंड। शेयर, मेंबरशिप, नेट ओन फंड्स एंड लास्ट पॉइंट इज ब्रांचेस। अरे एकदम तोड़ दी है डिक्लेरेशन की भाई मैं निधि कंपनी हूं। ओके मैं यही पॉइंट करूंगा मैं। ओके ये डिक्लेरेशन देने के बाद सीजी ओके करती है, क्राइटेरिया बहुत सारे क्राइटेरिया में। ओके दूसरा पॉइंट सेट इनकॉर्पोरेशन के लिए क्या क्या चाहिए, कितना मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल चाहिए, ये क्या रिक्वायरमेंट है ये दिया हुआ है। तीसरा पॉइंट मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, अगर ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई तो निधि का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है या निधि को बिजनेस करने से मना किया जा सकता है, वॉट एवर इट मे बी, दैट इज योर थर्ड पॉइंट। चौथा पॉइंट, ये निधि कंपनी कर ही नहीं सकती, प्रोहिबिशंस। पांचवा, छठा, सातवां शेयर कैपिटल है, उसके बाद मेंबरशिप है, और उसके बाद आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड नेट ओन फंड्स। वैसे तो 1 मिनट का ही काम है, नेट ओन फंड्स इतना अमाउंट होना चाहिए भाई हमेशा। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट इज ब्रांचेस। ओके भले ही 8 पॉइंट दिख रहे होंगे लेकिन मैं आपको बता रहा हूं बहुत तोड़ फटफट वाले कॉन्सेप्ट है और इजी कॉन्सेप्ट है। ओके तो नेवरदलेस लेट्स स्टार्ट विद योर फर्स्ट पॉइंट, बट बिफोर गोइंग ऑन दैट लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ निधि कंपनी जो यहां पर मैंने अपडेट किया हुआ है। ओके ये आप देख सकते हो डेफिनेशन, ये डेफिनेशन एनीवे न्यूली इंसर्टेड डेफिनेशन है। तो सर पहले था क्या, पहले निधि कंपनी के फॉर्मेट के डेफिनेशन थे, तो इन्होंने 2019 में निधि कंपनी का, सर तो निधि कंपनी 2014 से नहीं थी 14 से थी। ओके इसके रूल्स 2014 से ड्राफ्टेड है भाई, 2019 में इसमें अमेंडमेंट आया और वो अमेंडमेंट के इनकॉर्पोरेशन अपन कर रहे हैं। तो निधि कंपनी को कैसे डिफाइन करते हैं स्क्रीन पे देख लीजिए। निधि कंपनी का कॉन्सेप्ट क्या है मालिक, निधि मींस अ कंपनी। ओके और ये निधि कंपनी से ज्यादा निधि एज ए वर्ड यूज करते हैं। निधि मींस ए कंपनी विच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड एज निधि with the object of cultivating the habit of thrift मतलब केयरफुली स्पेंड जो करना है वो केयरफुली करना है, केयरलेसली नहीं करना है, केयरफुली करना है। ओके यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग केयरलेसली। ओके दैट इज कॉल्ड थ्रिफ्ट एंड सेविंग अमंगस्ट इट्स मेंबर्स, receiving deposit from and lending to its members only for their mutual benefit and which complies with the rule made by the CG for regulation of such class of company। याद रखना एकदम क्लियर कट है, which complies with the rules made by CG for such class of company, यानी CG इनको गवर्न करती है। तो ये याद रखना, दिस इज व्हाट ए कॉन्सेप्ट ऑफ निधि। तो निधि कंपनी में 2-3 चीजें क्या है, सबसे पहला पॉइंट इनको हैबिट कल्टीवेट करनी है, किसका, थ्रिफ्ट का एंड सेविंग का। दूसरा पॉइंट ये डिपॉजिट लेती है और लोन देती है, किसको, सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स को। और तीसरा पॉइंट ये कंप्लाई करेगी रूल्स जो सीजी ने बनाए हुए हैं। दैट इज योर निधि कंपनी का डेफिनेशन। ओके सो निधि कंपनी का डेफिनेशन होने के बाद अब अपन बढ़ते हैं डिक्लेरेशन की तरफ। सबसे पहला सेक्शन जो अभी आया हुआ है एंड दैट इज डिफाइंड बाय रूल 3A। रूल 3A बोलता है डिक्लेरेशन देने का। डिक्लेरेशन किसको देने का, तो सबसे पहले याद रखना ये डिक्लेरेशन इज गिवन टू सीजी। ये डिक्लेरेशन इज गिवन टू सीजी। डिक्लेरेशन इज गिवन टू सीजी। ओके अब ये सीजी को डिक्लेरेशन कैसे देने का, हर एक निधि कंपनी ने ओके फॉर्म NDH4, MDH नहीं, MDH मसाला नहीं, NDH निधि का शॉर्ट फॉर्म NDH 4 में ये फॉर्म सीजी को दिया जाएगा और ये सीजी ओके ऑफिशियल गैजेट में अपडेट कर देगा कि हाँ भाई ये कंपनी निधि कंपनी है। तो रूल 3 क्या बोलता है, एवरी निधि कंपनी विल फाइल ए फॉर्म NDH4 विद CG। यहां पर कोई टाइम लिमिट नहीं है क्योंकि आप निधि कंपनी हो, आपको इमीडिएटली फाइल करना होगा। तो यहां पर इन लोग ने दिया हुआ है कि भाई आपको ऑफिशियल गैजेट में, सर ये कब आया, 2019 अमेंडमेंट में। तो जैसे ही 2019 अमेंडमेंट में आया तो आपको ये अपडेट करना है कि NDH4। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना होगा। ओके यानी आज अगर आप निधि इंकॉर्पोरेट होती है तो आपको NDH4 ओके ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके अब कॉन्सेप्ट ये है, What if आज मतलब लेटर ऑन आफ्टर दिस अमेंडमेंट ओके कोई निधि कंपनी फॉर्म होती है तो कितने दिन में ये करना है। पहले वाला क्राइटेरिया तो भाई बिफोर अमेंडमेंट जो कंपनी है उनको कर देना है, इमीडिएटली करना है, जिस दिन अमेंडमेंट एप्लीकेबल होगा उस दिन से इनको अपडेट कर देना है, NDH4 कर देना है, NDH4 फाइल करना है। लेकिन इट में हैपन दैट कंपनी गेट इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर दैट अमेंडमेंट। तो ये लोग क्या बोलते हैं, इन लोग ने और एक क्राइटेरिया दिया हुआ है। क्राइटेरिया क्या दिया हुआ है, अगर कोई इंकॉर्पोरेट होती है ओके ऑन और आफ्टर, अगर कोई कंपनी इंकॉर्पोरेट होती है निधि कंपनी ओके ऑन और आफ्टर निधि अमेंडमेंट एक्ट। अमेंडमेंट एक्ट कब आया हुआ है, अमेंडमेंट एक्ट 2019, निधि अमेंडमेंट एक्ट 2019। विथिन 60 डेज फ्रॉम
एक्सपायरी ऑफ क्या, ओके ये देखिए, यानी ये लोग बोलते हैं 60 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ क्या, 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ओके और को बाद में डिस्कस करते हैं। यानी इन शॉर्ट ओके, कोई भी कंपनी अभी फॉर्म होती है आफ्टर दैट अमेंडमेंट, दैट कंपनी नीड टू फाइल अ NDH4। वापस इधर NDH4 है, आई मिस्ड आउट, दिस इज ऑल्सो NDH4 ही फाइल करना है, नीचे लिखता हूं, इधर लिखता हूं, उनको NDH4 फाइल करना है, NDH4, ओके NDH4, दे नीड टू फाइल NDH4 कब, जिस दिन इनकॉर्पोरेट हुआ उसके एक साल के बाद, एक साल के अंदर, जैसे एक साल, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और उसके बाद 60 डेज के अंदर, यानी प्रैक्टिकली बात करें तो 1 ईयर 60 डेज, 1 ईयर 60 डेज, 1 ईयर हुआ उसके 60 डेज, यानी नेक्स्ट 2 महीने के अंदर इन्होंने NDH4 CG को फाइल करना चाहिए, जहां पर ये लोग डिक्लेरेशन दे देंगे और CG इसको ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश कर देगा कि ये कंपनी निधि करके है, और उसके बाद ये लोग एनफोर्स करेंगे कंप्लायंस। Sir, what about the company which are registered prior to that? The company which are registered prior to this amendment act, you need to understand, their compliance will be the same scenario. Okay, जहां पर 60 days from the expiry ये पॉइंट है, ये जो इन्होंने दिया है, लेकिन अगर उसके पहले रजिस्टर हुई है और एक साल खत्म हो चुका है, तो डेफिनेटली इनका इंप्लीकेशन ऐसा होगा कि इनको इमीडिएटली अपडेट करना पड़ेगा NDH4 देना होगा। लेकिन इट में हैपन दैट अमेंडमेंट एक्ट जब हुआ है उसी टाइम पे फॉर्म हुई है कंपनी, उसी टाइम पे उसी टेन्योर में फॉर्म हुई है, तो उसके बाद उनको एक साल का टाइम दिया गया है, और एक साल के बाद भी इमीडिएटली नहीं, विद इन 60 डेज। और इसमें और एक कॉन्सेप्ट दिया है कि अगर देखोगे तो और कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, और का कॉन्सेप्ट क्यों दिया हुआ है, और का कॉन्सेप्ट है कि हो सकता है रीजनल डायरेक्टर, यानी जो ROC का कॉन्सेप्ट होगा उधर में रीजनल कोई डायरेक्टर है, अगर वो कोई टाइम एक्सटेंड करना चाहता है एक साल से ज्यादा, तो वो एक्सटेंड कर सकता है, और एक्सटेंड के टाइम लिमिट में, एक्सटेंशन के टाइम लिमिट में, उस टाइम तक आप NDH4 फाइल कर लो। दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिक्लेरेशन। अब ये थोड़ा सा टाइम वेट करो, हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, सर ये समझ में आ नहीं रहा है कि भाई यार कैसा क्या सिनेरियो, तो इसको थोड़ा सा टाइम दो। ओके, आई विल बी अपडेटिंग दिस इन मिनिमम नंबर्स। मैं जब मिनिमम का क्राइटेरिया आएगा, ओके मिनिमम का रूल डिस्कशन में आएगा, ये सब रूल्स है, सेक्शंस नहीं है, ये रूल मिनिमम का जब रूल आएगा, थर्ड वाला क्वेश्चन, अगर आप देखोगे थर्ड वाला क्वेश्चन, ये ऊपर थर्ड वाला क्वेश्चन दिख रहा है, जब ये आएगा तो ये क्लैरिटी और थोड़ी सी ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि मिनिमम में कितने टाइम में क्या क्या करना है ये डिफाइन किया हुआ है, तो वो टाइम लिमिट है। और रीजनल डायरेक्टर का पॉइंट क्यों दिया है डिस्कशन में, ये अपन देखेंगे मालिक। ओके तो अभी के लिए इतना समझ लो। ओके दिस अमेंडमेंट क्या बोलता है, ये अमेंडमेंट बोलता है 2019 में, ये अभी हर पहले क्या होता था, ROC के पास रजिस्टर्ड होता था, इनकॉर्पोरेट हो जाती थी और निधि कंपनी अपना बिजनेस चालू होती थी, और एक पर्टिकुलर मिनिमम क्राइटेरिया था। अब ये क्राइटेरिया डाल दिया कि CG ने इनको, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करना चाहिए कि निधि कंपनी करके है, एंड दैट इज व्हाट देयर क्राइटेरिया रूल 3 हैज बीन डन, दैट डिक्लेरेशन शुड बी गिवन बाय निधि कंपनी दैट वी आर ए निधि कंपनी, और उनके वो डिक्लेरेशन होंगे, शेयर कैपिटल कितना, नेट ओन फंड्स कितना, मेंबर्स कितने, ये सब डिक्लेरेशन इनको देने पड़ेंगे, डिक्लेरेशन देने पड़ेंगे, और वो फॉर्म NDH4 के इसमें देने पड़ेंगे। ओके और वापस मैं बोल रहा हूं, ऐसा हो सकता है जब अमेंडमेंट आया उसके कुछ 6 महीने पहले, तो सर मेरे को इमीडिएटली भरना पड़ेगा क्या, नहीं, वो आपका क्राइटेरिया मैंने बता दिया, 1 ईयर की लिमिट ध्यान रखो, यानी आपकी कंपनी कभी भी फॉर्म हुई होगी, एग्जांपल इट में हैपन दैट आपकी कंपनी 4 साल पहले फॉर्म हुई है, 5 साल पहले फॉर्म हुई है, ओके 5 years बैक योर कंपनी वाज फॉर्म, नाउ ओके आफ्टर दिस अमेंडमेंट एक्ट कम्स, इमीडिएटली यू नीड टू फाइल द NDH4 ऑन द डेट। ओके इसके क्राइटेरिया दिए हुए हैं उन्होंने, NDH4 की गाइडलाइंस दी हुई है, उसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ये सिनेरियो है। बस मैं आपको ये समझाऊंगा 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का क्यों सिनेरियो, क्योंकि क्राइटेरिया कुछ है, वो अपन डिस्कस करेंगे थर्ड पार्ट में। तो रूल 3 है डिक्लेरेशन का ध्यान रख लेना मालिक। तो मैं आप वापस बता दूं, रूल 3 है डिक्लेरेशन क्या बोलता है, हर निधि कंपनी को NDH4 में CG को देना पड़ेगा एप्लीकेशन, और CG ऑफिशियल गैजेट में अपडेट करेगी कि ये कंपनी निधि कंपनी है। अगर कोई कंपनी ओके अमेंडमेंट रूल्स के एरा में, वो ईयर में आती है और उसके बाद फॉर्म होती है, तो आपको विद इन 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ क्या, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और रीजनल डायरेक्टर में एक्सटेंड द टाइम, ओके वो व्हाटएवर दे नीड टू फाइल द NDH4 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, वापस CG को फाइल करना पड़ेगा, और CG उसके बाद उसको अपडेट करेगा और ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करेगा कि ये कंपनी निधि कंपनी है मालिक। एवरीबॉडी क्लियर, ये समझ में आया। अगर ये दोनों कंप्लाई नहीं किए, मैं वापस बोल रहा हूं, ये दोनों कंप्लाई नहीं किए मालिक, ओके ये दोनों चीज कंप्लाई नहीं की, यानी आपने कंप्लायंस नहीं किया विद इन द टाइम लिमिट, जो भी टाइम लिमिट दिया होगा उसके अंदर आपने ये किया नहीं, तो सर क्या होगा, ओके आपके लिए इफ यू आर नॉट कंप्लाइड, इफ यू हैव
नॉट कंप्लाइड द रूल 3A, ओके, आप दो चीजें नहीं कर सकते, ओके, यू कैनॉट अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल आप नहीं कर सकते, और रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट जो आपको फाइल करना होगा, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट अपन फाइल करते हैं, ओके, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट आप फाइल नहीं कर सकते। अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल इज डन इन फॉर्म SH, शेयर कैपिटल केस में SH7, एंड रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट इज डन इन फॉर्म PAS3। ये दो चीजें आप नहीं फॉर्म फाइल करोगे, और मैं आपको बता दूं जैसे ये फॉर्म फाइल नहीं करोगे तो बहुत सारी चीजें आप नहीं कर सकते हो, ओके। आई डू थिंक आपको मालूम होगा एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपके लिए इश्यूज क्या आते हैं, 3 साल 5 साल, ये अपन ने कंपनी एक्ट में पढ़ा है। उसी तरह ये फॉर्म्स नहीं फाइल किए तो आपके लिए प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल, आप ब्रांच नहीं खोल पाओगे, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट नहीं फाइल किया तो आप ब्रांच नहीं खोल पाओगे। इन शॉर्ट, यानी अगर ये एग्जांपल, इन शॉर्ट आप ये लॉजिक देखो, डिक्लेरेशन नहीं दिया तो आप रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल नहीं कर सकते, ओके, ये फाइल नहीं कर पाओगे। अब ये फाइल नहीं कर पाए तो आप ब्रांचेस नहीं खोल पाओगे, एंड दैट इज हाउ द रेस्ट्रिक्शन हैज बीन डन। तो ये निधि रूल्स के लिए, निधि कंपनी के लिए इन लोग ने ये बोला कि भाई ये अगर नहीं किया तो स्क्रीन में पॉइंट है, तो दिस इज रूल 3A। और जो मैंने रेड में लिखा है, मैंने थोड़ा सा एम्फसाइज ज्यादा किया रेड पे, क्योंकि एम्फसाइज किया, मतलब वो रेड में क्यों लिखा हुआ है सर, क्योंकि ये कंप्लाई नहीं किया तो क्या होगा लिखा है, पर ये कहां पर लिखा है, ये रूल 3A में नहीं लिखा है। रूल 3A ने तो बोला है डिक्लेरेशन देना है, रूल 3A क्लियर बोल रहा है कि मुझे डिक्लेरेशन दे दो, ओके, NDH 4 के अंदर डिक्लेरेशन आ जाना चाहिए, बात खत्म। तो सर ये नहीं हुआ तो किधर होगा, ये आपका लास्ट पॉइंट होगा, एनफोर्सिंग कंप्लायंस। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे जब रूल 23A और वो सब में जाएंगे, तब मैं आपको वापस हाईलाइट कराऊंगा, लेकिन लॉजिकली मैंने वो आपको अभी अपडेट कर दिया ताकि ये इसके साथ में खत्म हो जाए मालिक। मेरे ख्याल से क्लियर है मालिक। तो ये नीचे वाला पॉइंट है, तो मैं आपको समझा चुका हूं कि ये सिनेरियो अगर ये कंप्लाई नहीं किया तो ये रेड वाला जो पोर्शन है वो लास्ट वाला एनफोर्सिंग कंप्लायंस में जाता है। रूल 3A नहीं बोलता कि ये नहीं किया तो क्या नहीं होगा, ओके। सो नेवरदलेस यहां पर अपनी कहानी खत्म हो जाती है, पहला क्वेश्चन, ओके। तो डिक्लेरेशन इज डन, आई डू थिंक डिक्लेरेशन इज वेरी क्लियर। तो डिक्लेरेशन का डेट कैसे याद रखोगे, ईयर्स कैसे याद रखोगे, 1 साल डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और उसके बाद विथिन 60 डेज ये NDH 4 फाइल करना है। तो 1 साल फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिस दिन इनकॉर्पोरेशन हुआ उसके बाद 1 साल में, और NDH 4 फाइल करोगे विथिन 60 डेज में, ये कॉन्सेप्ट खत्म होता है। या रीजनल डायरेक्टर ये 1 साल को टाइम लिमिट बढ़ा सकता है, वो टाइम लिमिट बढ़ाने के बाद उसके 60 डेज के अंदर आपको ये फाइल करना होगा, ओके। द सेकंड कॉन्सेप्ट गोज विद इनकॉर्पोरेशन ऑफ निधि कंपनी। ठीक है मालिक, इनकॉर्पोरेशन ऑफ निधि कंपनी क्या बोलते हैं, इनकॉर्पोरेशन ऑफ निधि कंपनी के बारे में बात करते हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ निधि कंपनी, ओके, इनकॉर्पोरेशन ऑफ निधि। तो सर ये क्या क्राइटेरिया है, सबसे पहला क्राइटेरिया, ओके, ये क्या बोलता है, इनकॉर्पोरेशन में पहला क्राइटेरिया ये बोलता है कि भाई तुम्हारे पास ये पॉइंट, ये कौन सी कंपनी होनी चाहिए, क्या ये पब्लिक कंपनी होनी चाहिए या प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए। तो ये लोग पहला क्राइटेरिया देते हैं, ये 101% पब्लिक कंपनी होगी, और इनका पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम, अगर आपको याद है 5 लाख, आपने आईपीसी में पढ़ा होना चाहिए पॉइंट, ओके, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 5 लाख होना चाहिए, और वो भी सिर्फ इक्विटी शेयर्स होने चाहिए, प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं करेंगे, ओके। तो सेकेंड पॉइंट याद रखना, दे विल नॉट इशू any preference shares, no preference shares will be issued by निधि कंपनी, no preference shares will be issued by निधि कंपनी। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ निधि कंपनी के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, सबसे पहला ये कंपनी कौन सी कंपनी होगी, पब्लिक कंपनी होगी। सर ये इश्यूज कौन से शेयर करेगी, ओके, इक्विटी शेयर्स करेगी, और कितना, 5 लाख। दूसरा सिनेरियो, ये प्रेफरेंस शेयर इश्यूज नहीं करेगी मालिक। तीसरा सिनेरियो, ऐसा हो सकता है ये जब रूल्स आए कि प्रेफरेंस शेयर इश्यूज नहीं कर सकती, ये 2014 में आए, 2014 के पहले, ओके, निधि कंपनी के लिए कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं होगा, ओके, क्राइटेरिया नहीं था। अभी एग्जांपल, कंपनी वाज रजिस्टर्ड इन 1956, ओके, एंड निधि कंपनी वाज देयर इन अर्लियर बिफोर कमिंग इन दिस निधि रूल्स। तो सीजी के रूल्स आने के पहले ऐसा हो सकता है कोई निधि कंपनी होगी और उन्होंने कोई शेयर्स इशू किए होंगे जो प्रेफरेंस शेयर्स थे। अगर ऐसा है, इफ प्रेफरेंस शेयर वर इशूड बिफोर, इफ प्रेफरेंस शेयर्स आर इशूड बिफोर द एक्ट, तो अब क्या सीन है, ओके, दे शुड बी रिडीम्ड, दे शैल बी रिडीम्ड। ये ध्यान रखना, ये रिडीम करने पड़ेंगे उन्हें, ओके, रिडीम्ड करने पड़ेंगे मालिक, ओके, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम्ड करने पड़ेंगे, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना। तो 3 चीजें क्या है, सबसे पहले पब्लिक कंपनी, इक्विटी शेयर 5 लाख होने चाहिए, प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकते। हो सकता है ये रूल आने के पहले प्रेफरेंस शेयर्स थे तो आप उसको रिडीम कर लीजिए। चौथा सिनेरियो, आपका ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो सकता। मैंने आपको बता, ऑब्जेक्ट इज टू प्रमोट कौन सी हैबिट, प्रमोट हैबिट ऑफ क्या, थ्रिफ्ट,
THRIFT, थ्रिफ्ट एंड सेविंग्स, दैट्स इट। ओके, ये ही ऑब्जेक्ट आपका होना चाहिए। आप थ्रिफ्ट और सेविंग्स को प्रमोट करिए। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग्स? थ्रिफ्ट मतलब सिंपल सा लॉजिक है कि भाई यार केयरलेसली फंड्स वेस्ट मत करिए, केयरलेसली यूज मत करिए फंड्स एंड रिसोर्सेज, यू शुड यूज द रिसोर्सेज एंड फंड्स केयरफुली, एंड दैट इज कॉल्ड थ्रिफ्ट। और ये होने के बाद आखिरी कॉन्सेप्ट है भाई, हर एक निधि कंपनी अपने नाम के आगे निधि लिमिटेड लगाएगी। ओके, ये तो आपको ऑल टुगेदर मालूम होना चाहिए। व्हाट आर द 5 पॉइंट्स फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ निधि कंपनी? 5 पॉइंट्स आर दैट। पहला पॉइंट, पब्लिक कंपनी होनी चाहिए, पेड अप शेयर कैपिटल 5 लाख होना चाहिए, वो भी इक्विटी शेयर होना चाहिए। प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं करने चाहिए, प्रेफरेंस शेयर अगर ये एक्ट आने के पहले इशू किए हुए हैं तो उसको रिडीम करने चाहिए। चौथा, इनका मेन ऑब्जेक्ट थ्रिफ्ट एंड सेविंग का ही होना चाहिए। पांचवा, निधि कंपनी के आगे निधि कंपनी नाम लगेगा। भारत माता की जय। आई डू थिंक आंसर इज क्लियर मालिक। तो आंसर इज ओवर फॉर निधि कंपनी इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन होने के बाद अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट, दैट इज मिनिमम रिक्वायरमेंट। और यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा मतलब कॉन्सेप्ट के लिए, ताकि आपको थोड़ा सा ये पॉइंट ध्यान रहे और थोड़ा सा ये टेक्निकली इसमें इन्वॉल्वमेंट है, टेक्निकली इसमें चीजें इन्वॉल्व है। ओके, तो ये हो गया तेरा दूसरा क्वेश्चन। ओके, तो पहला रूल 3 ये हो गया। उसके बाद अपन ने इनकॉर्पोरेशन का पॉइंट पढ़ा, वो रूल 4 था, ये रूल 4 था। अब पढ़ रहे रूल 5, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो रूल 5 है। ये रूल 5 की तरफ बढ़ रहे मालिक, मिनिमम रिक्वायरमेंट। अब मिनिमम रिक्वायरमेंट के बारे में क्या बताया गया है? सबसे पहले यहां पर ये लोग बोलते हैं 4 चीजें हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ओके, 4 चीजें क्या है? 4 चीजें करने के पहले ओके, ये हमने पहले टाइम लिमिट दिया है, विथिन 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, विथिन 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, विथिन 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये याद रखिए। ओके, ये विथिन 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, 1 साल इनकॉर्पोरेट हुए, विथिन 1 साल इनकॉर्पोरेट हुए, अगले 1 साल के अंदर अंदर तुमने 4 चीजें करनी चाहिए। सबसे पहला ओके, तुमने 200 मेंबर जमा करने चाहिए, तुम्हारे मेंबर जमा 200 होने चाहिए। ठीक है मालिक, 200 मेंबर होंगे। दूसरा, तुम्हारे नेट ओन्ड फंड्स, मैंने आपको समझा दिया नेट ओन्ड फंड्स और शेयर कैपिटल में क्या है। मैं शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर्स का अमाउंट, वो मेरे को नहीं चाहिए। तुम्हारे नेट ओन्ड फंड्स विच इज अवेलेबल टू लेंड, नेट ओन्ड फंड्स ओके, तुम्हारे मिनिमम कितने होने चाहिए? 10 लाख होने चाहिए, 10 lakhs तुम्हारा नेट ओन फंड। कितने दिन में? विथिन 1 ईयर, विथिन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तुम इनकॉर्पोरेट हुए, आरओसी के पास गए, इनकॉर्पोरेशन हुआ, अब जिस दिन पे इनकॉर्पोरेशन हुआ उसके 1 साल के अंदर अंदर आपने क्या करना चाहिए? ओके, 4 चीजें करनी चाहिए। 200 मेंबर जमा होने चाहिए। दूसरा सिनारियो, नेट ओन फंड्स ओके 10 lakhs होना चाहिए। तीसरा सिनारियो आपके लिए अनएंकम्बर्ड डिपॉजिट ओके, ये कितना परसेंटेज होना चाहिए? वो 10% होना चाहिए। ओके, अनएंकम्बर्ड डिपॉजिट्स यानी आपके पास जो डिपॉजिट्स है वो अनएंकम्बर्ड है। सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ अनएंकम्बर्ड? यानी उसके अगेंस्ट वो कोई प्लेज नहीं रखे। यानी अगर एग्जांपल आपके पास 100 रुपए डिपॉजिट आए हुए मेंबर्स के, एग्जांपल बोल रहा हूं, 100 रुपए डिपॉजिट आए मेंबर के, तो उसमें से 90 रुपए आप प्लेज रख सकते हो। आपके पास भी ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट, जो पॉइंट है वो जो आप करोगे, आप भी फंड्स आइडल थोड़ा ना रखोगे। ओके, तो आपके पास फंड्स आएंगे और आप भी आइडल थोड़ा ना रखोगे, आप उसके अगेंस्ट जो भी है चार्जेस लगाइए, जो करना है करिए, लेकिन 10% ऐसे डिपॉजिट्स होने चाहिए जो अनएंकम्बर्ड है, यानी वो चार्जेस नहीं होने चाहिए 10% पे। और अगर आपको याद है कारों में अपन ये 2 चीज देखते हैं, नेट ओन फंड 10 लाख होने चाहिए और अनएंकम्बर्ड डिपॉजिट्स ओके वो 10% होने चाहिए। ओके, यही कॉन्सेप्ट अपन ने कारों में पढ़ा होगा। और एक कारों का कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा होगा, रेशियो ऑफ नेट ओन फंड्स, रेशियो ऑफ नेट ओन फंड्स ये आपका क्या होना चाहिए? रेशियो ऑफ नेट ओन फंड्स, ये आपका रेशियो होना चाहिए 1:20। यानी जो आपके फंड्स है, नेट ओन फंड्स यानी आपके जो फंड्स है ओके, उसके अगेंस्ट आप जो लेंड करोगे या जो भी करोगे वो रेशियो आपका 1:20 होना चाहिए। तो रेशियो ऑफ नेट ओन फंड्स आपका 1:20 रखिए। 4 चीजें, 200 मेंबर रखिए, 10 लाख रखिए, 10% अनइनकम्बर्ड होने चाहिए और रेशियो आपका हमेशा 1:20 होना चाहिए। दिस इज समथिंग विच यू हैव डिस्कस्ड इन कारो ऑल्सो। तो कारो में भी आपने ये 3 क्राइटेरिया के बारे में पढ़ा हुआ है। कारो की रिक्वायरमेंट है क्या? एज ए ऑडिटर आपको ये हाईलाइट करना होता है। अगर ये 3 रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है तो आपको एज ए ऑडिटर कारो रिपोर्ट में हाईलाइट करना पड़ता है। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये 3 चीजें कितने दिन में करनी है? क्या डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में नेट ओन फंड्स इतने सारे आ सकते हैं मालिक? पॉसिबल नहीं है मालिक। नेट ओन फंड्स इतने सारे आ सकते हैं मालिक? नहीं है, पॉसिबल नहीं है मालिक, पॉसिबल नहीं है मालिक। तो नेट ओन फंड्स का सिनारियो अगर आप देखोगे तो मिनिमम रिक्वायरमेंट के इसमें ये इंपॉसिबल है मालिक। इतना सारा ये नेट ओन फंड्स का कॉन्सेप्ट आप देखोगे इतना सारा एक दिन में, तो 1 साल का टाइम लिमिट दिया है। अब ये लोग क्या समझाते हैं, देखिए अगला पॉइंट क्या बोलते हैं,
आपका ओके यानी एग्जांपल विद इन 90 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर ओके ये जो रिक्वायरमेंट है ये रिक्वायरमेंट के बारे में आपको सबमिट करना पड़ेगा ओके ये रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हुई है ओके सबमिट करनी पड़ेगी ओके ये सबमिट कब करनी है क्योंकि देखो ये कंप्लाई कब करना है विद इन फ्रॉम द 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेकिन मेरे को इन्फॉर्म तो करना पड़ेगा सर किसको इन्फॉर्म करेंगे क्या ये डिक्लेरेशन है नहीं तो ये सीजी को नहीं करेंगे ये आरओसी को देंगे आरओसी को बताएंगे कि भाई हाँ भाई हमने जो जो रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है अब आरओसी को कब देना है आरओसी को देने के डेट्स क्या है वो समझ लिए विथ इन 90 डेज फ्रॉम क्लोज ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर and if applicable second financial year if applicable second financial year what does this mean please listen carefully ओके ये कब देना है ओके फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर जब आपका एंड हो जाएगा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर जब आपका एंड हो जाएगा उसके 90 डेज के अंदर आपको ये रिक्वायरमेंट आपको सबमिट करनी पड़ेगी फॉर्म एनडीएच के अंदर फॉर्म एनडीएच 1 के अंदर सर ये किसको करोगे आरओसी को करोगे ये याद रखना और ये जब आप दोगे तो ये शुड बी सर्टिफाइड बाय सीए CSCW कोई भी एक बंदे से सर्टिफाइड करके आपको ये फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा एनडीएच 1 अब सीन ये है कि ये लोग क्या स्टेटमेंट देते हैं विद इन 90 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड इफ एप्लीकेबल सेकंड फाइनेंशियल ईयर मतलब क्या ऐसा हो सकता है निधि कंपनी जनवरी में फॉर्म हुई अब मेरे को बताओ जनवरी में फॉर्म हुआ तो अगर देखा जाए तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर उसका एंड कब होगा ओके 31 मार्च को 3 महीने में क्या इनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो पाएगी नहीं उनको कितना टाइम लिमिट दिया है 1 ईयर तो ऐसे केसेस में ओके द सेकंड फाइनेंशियल ईयर विल बी काउंटेड एंड सेकंड फाइनेंशियल ईयर जब एंड होगा उसके 90 डेज के अंदर इनको ये सबमिट करना पड़ेगा ओके दैट इज कॉल्ड फॉर्म एनडीएच 1 ओके विद इन 90 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड इफ एप्लीकेबल सेकंड फाइनेंशियल ईयर जैसे एंड इफ एप्लीकेबल सेकंड फाइनेंशियल ईयर समझ में आया मालिक ओके सेकंड फाइनेंशियल ईयर का लॉजिक समझ में आया इस तरह से केसेस में आपको ये क्योंकि देखो आपको ये रिक्वायरमेंट जो रेड में लिखा है वो रिक्वायरमेंट कितने दिन में फुलफिल करनी है मालिक विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो अब जनवरी में मैंने कोरा हुआ मतलब चालू की है इनकॉर्पोरेट की हुई है तो मैं दिसंबर तक करूंगा ना यार तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के एंड में कैसे दे पाऊंगा ओके ये एक रिक्वायरमेंट इन्होंने दी है अब यहां पर थर्ड और फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है ये थोड़ा सा टाइम वाला पॉइंट है थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग वाला सिनेरियो है प्लीज आराम से लीजिए इस पॉइंट को तो थर्ड पॉइंट क्या बोलता है यानी रूल 5 का सब रूल 3 क्या बोलता है रूल 5 का सब रूल 1 तो अपन समझ चुके रूल 5 का सब रूल 2 समझ चुके रूल 5 का सब रूल 3 क्या बोलता है सब रूल 3 बोलता है अगर आपने ए एंड डी कहा का ओके रूल 1 का इसको हम लोग ए देंगे इसको बी देंगे इसको सी देंगे और इसको डी देंगे एक सेकेंड इसको रूल 5 का रूल 1 का सब रूल 1 का ए बी सी डी अगर आपने ए और डी ओके कंप्लाई नहीं किया नॉट कंप्लाइड अगर कंप्लाई नहीं किया नॉट कंप्लाइड ओके आपको क्या करना है ओके विथ इन 30 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 30 डेज ओके ऑफ क्लोज ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोज ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर ओके आपको आरओ फॉर्म मैं इसमें लिख लेता हूं पहले एनडीएच 2 देना पड़ेगा सर किसको आरओसी को जिसमें हम लोग बोलेंगे आरओसी में कौन रीजनल डायरेक्टर को जो वापस क्या करेगा टाइम एक्सटेंड करेगा एक्सटेंशन ऑफ टाइम और ये मैक्सिमम 1 ईयर का एक्सटेंशन दे पाएगा मालिक समझने की कोशिश करो क्या बोल रहा हूं ओके ये लोग बोलते हैं कि 200 मेंबर की रिक्वायरमेंट और रेशियो ऑफ नेट ओन फंड्स 1:20 ये रिक्वायरमेंट अगर आपने कंप्लाई नहीं की कब तक सर 1 ईयर की बात नहीं की हुई है 1 ईयर की बात नहीं की है ये नहीं बोल रहे कितने दिन में फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज होगा उसके 30 डेज के अंदर ओके यानी अगर मेरी कंपनी जनवरी में फॉर्म हुई है जनवरी में इनकॉर्पोरेट हुई है ओके फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी 31 मार्च तक अगर मेरा ए और डी कंप्लाई नहीं होता है
देखो 1 ईयर की रिक्वायरमेंट का मैंने क्या बोला, ये रेड कलर की जो रिक्वायरमेंट है, प्लीज अंडरस्टैंड, ये रेड कलर की रिक्वायरमेंट है, ये मेरे को कब सबमिट करनी है, एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर और इफ एप्लीकेबल सेकंड फाइनेंशियल ईयर। इफ एप्लीकेबल सेकंड फाइनेंशियल ईयर क्यों बोला, क्योंकि 1 ईयर ऑफ इनकम कंप्लीशन दिया हुआ है, इसलिए एंड ऑफ सेकंड फाइनेंशियल ईयर के लिए फॉर्म एनडीएज 1 में मेरे को बताना है कि मेरी रिक्वायरमेंट कंप्लाई हुई है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ए और डी यानी यार 200 मेंबर और 1:20, अगर आपका ये फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, जिसमें भी आप इनकॉर्पोरेशन करते हो, आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, उसके 30 डेज के अंदर, 30 दिन के अंदर, यानी भाई अगर आप जनवरी में फॉर्म हुए, 31 मार्च को आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, उसके 30 डेज के अंदर अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट, आपको मालूम पड़ रहा है 31 फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है, 30 डेज के अंदर, खाली ए और डी की बात की है, 30 डेज के अंदर आपने किसको अप्रोच करना है, ओके, रीजनल डायरेक्टर को। कौन से फॉर्म में, एनडीएच 2 के फॉर्म में, और वो फॉर्म लेके आपको रीजनल डायरेक्टर को बोलना पड़ेगा कि मेरे को टाइम एक्सटेंड दो ये दो चीज को कंप्लाई करने के लिए, और वो कंप्लाई करने के लिए टाइम लिमिट बढ़ा सकते हैं, ये पॉइंट ध्यान रखना, बढ़ा सकते हैं, ये क्राइटेरियाज है, ये क्राइटेरियाज है उस टाइम लिमिट केस में, और ये बढ़ाएंगे तो उसके वो बढ़ाने का मैक्सिमम कितना दे सकते हैं एक्सटेंशन, दैट इज मैक्सिमम टू 1 ईयर, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। और इसके बाद और एक चीज है, अगर आप विथ इन 1 ईयर फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन अगर ए बी सी और डी ये चारों में से कोई भी पॉइंट कंप्लाई नहीं करते हो, ओके, कब फेल टू कंप्लाई, मेरे को बताओ 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन खत्म होगा तो कब तक मेरे को बताओ, अगर मैं जनवरी में खोलूंगा, जनवरी में मैं इनकॉर्पोरेट करूंगा, तो मेरे को बताइए, ओके, मेरा एबीसीडी का रिक्वायरमेंट कब कंप्लाई होगा, दिसंबर। अब दिसंबर में तो मेरे को एनडीएज 1 नहीं भरना है, मेरे को, मैंने आपको क्या बोला, एनडीएज 1 कब भरना होगा, ओके, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर और इफ एप्लीकेबल सेकंड फाइनेंशियल ईयर। तो अगर मैं जनवरी में इंकॉर्पोरेट करता हूं और दिसंबर 1 साल हो जाता है और मेरे को 1 साल के क्राइटेरिया दिए हुए हैं, तो मेरे को 31 मार्च को एनडीएज 1 भरना पड़ेगा। ये क्लियर है मालिक, ये तो अपन ने सेकंड पॉइंट से पढ़ा ना भाई, इफ एप्लीकेबल सेकंड फाइनेंशियल ईयर। तो ये लोग बोलते हैं, ओके, अगर ए बी सी डी अगर आप फेल टू कंप्लाई, ओके, आफ्टर सेकंड फाइनेंशियल ईयर ऑल्सो, ओके, तो यहां पर शुड योर दिस निधि कंपनी should not accept any deposit, okay, deposit and apply, ओके, 406 के एक सेक्शंस में इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करनी पड़ेगी, यानी ये डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उसके बाद आरओसी केस में ये चले जाएगी और फिर आरओसी इस कंपनी के बारे में देखेगी क्या करना है क्या नहीं करना है मालिक। दिस इज व्हाट ए कॉन्सेप्ट व्हिच हैज बीन गिवन फॉर मिनिमम रिक्वायरमेंट। वापस मैं समझा दूं मिनिमम रिक्वायरमेंट की क्या चीज है। मिनिमम रिक्वायरमेंट को मैं वापस कंटेक्चुअली बता देता हूं और इसके बाद अभी आपको डिक्लेरेशन समझ में आ जाता है। डिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, यानी यहां पर अगर आप देखोगे, ओके, मिनिमम रिक्वायरमेंट के लिए क्या बोला गया है, इनको 4 चीजें पूरी करनी है। कितने दिन में, जिस दिन इनकॉर्पोरेट हुए उसके 1 साल के अंदर, ठीक है, ये 4 चीजें पूरी कर ली है तुमने। ये किसको बताना है, आरओसी को। आरओसी को कब तक बताना है, तो इन्होंने बोला फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर जब एंड होगा उसके 60 डेज के अंदर, 60 डेज ही था ना मालिक, ओके, 90 डेज के अंदर, सॉरी 60 डेज नहीं 90 डेज के अंदर आरओसी को बताना है, ठीक है सर। लेकिन ऐसा हो सकता है मेरी कंपनी फॉर्म हुई 90 डेज के अंदर, एनडीएज 1 कैसे भरूंगा, मेरी कंपनी फॉर्म हुई है तो 3 महीने हुए हैं और मतलब जनवरी में फॉर्म हुई है और आपने बोला 1 साल के अंदर ये कंप्लाई करना है, ठीक है। अगर 1 साल के अंदर कंप्लाई करना बोला तो इस केस में आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एप्लीकेबल नहीं हुआ, सेकंड फाइनेंशियल ईयर जाएगा। लेकिन अगर आपकी कंपनी ओके 1 अप्रैल को खुली है, 1 अप्रैल को आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, नाउ यू हैव ए 1 ईयर डन, नाउ योर फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एप्लीकेबल और विद इन 90 डेज आपको ये फॉर्म भरना होगा। ये कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर का कॉन्सेप्ट आपको दिया हुआ है, ओके, ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अब दूसरा सिनारियो ये है कि पहला पॉइंट और चौथा पॉइंट, यानी अगर 200 मेंबर, ए और डी मैंने लिखा हुआ है, 200 मेंबर या नेट ओन फंड्स 1:20, आप कभी भी इनकॉर्पोरेट हुए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर को अगर ये आपका रिक्वायरमेंट कंप्लाई नहीं हुआ है, आप कभी भी इनकॉर्पोरेट हुए हो, अगर आप कभी भी इनकॉर्पोरेट हुए, मैं वापस बोल रहा हूं, कभी भी मतलब क्या, ओके, अप्रैल में हुए हो, दिसंबर में हुए हो या मार्च में हुए हो, ओके, या जनवरी में हुए हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको एनडीएच 2 देना पड़ेगा रीजनल डायरेक्टर को अगर ए और डी कंप्लाई नहीं हुआ फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम। यहां पर और कुछ नहीं होगा, खाली एक्सटेंशन ऑफ टाइम मांगा जाएगा कि ये 2 रिक्वायरमेंट को टाइम लगने वाला है, ओके, हम और टाइम लगेगा और टाइम के बाद वो एक्सटेंशन ऑफ टाइम दे दिया जाएगा, दैट्स इट। और अगर ये चारों रिक्वायरमेंट यू फेल टू कंप्लाई, सर कब तक, सेकेंड फाइनेंशियल ईयर, ये सबके लिए है, सेकेंड फाइनेंशियल ईयर, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के बाद भी अगर कंप्लाई नहीं हुआ, ओके, कुछ कारणवश, ओके, एक्सटेंशन हो सकता है, सारी चीजें हो सकती है, लेकिन सेकेंड फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ और उसके बाद भी अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती है मालिक, तो इन दिस केस आपको याद रखना है, आपको डिपॉजिट नहीं ले सकते और 406 सेक्शन के हिसाब से आपको आगे की
प्रोसीजर फॉलो किए जाएंगे। 406 सेक्शन बोल रहा हूं, 406 सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट, और वो अभी अपने इसमें नहीं है तो इसलिए मेरा डिस्कशन नहीं आ रहा है, लेकिन आगे के प्रोसीजर होंगे वो आरओसी एंड अदर थिंग्स, इंक्वायरी, सारी चीजों की तरफ लेके जाएगा वो। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना, दिस इज समथिंग विच इज मिनिमम रिक्वायरमेंट। तो ये हो गया आपके पहले 3 क्वेश्चन मालिक। तो सबसे पहला कहानी खत्म हुआ डिक्लेरेशन का, दूसरा कहानी खत्म हुआ इनकॉर्पोरेशन का, तीसरा कहानी खत्म हुआ मिनिमम रिक्वायरमेंट का। एवरीबॉडी क्लियर? ओके, तो ये जो मैं 1 घंटे का कॉन्सेप्ट मैं बता रहा था, दिस इज ऑल टुगेदर दिस 8 क्वेश्चन। तो अभी आपके पास जो है वो सिर्फ प्रोहिबिशन एक आंसर बड़ा है, बाकी सारी चीजें छोटी छोटी है। तो अपन पहले ये पॉइंट, अपन अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, प्रोहिबिशन। बट एक चीज मेरे को थोड़ा सा लिंक बताना है, दैट इज डिक्लेरेशन। नाउ प्लीज डू अंडरस्टैंड, डिक्लेरेशन में अगर आपको याद होगा तो यहां पर मैंने क्या बोला था, डिक्लेरेशन क्या देना है कि निधि कंपनी करके डिक्लेरेशन है। तो जब मैं अगर निधि कंपनी फॉर्म करता हूं आफ्टर अमेंडमेंट एक्ट, ओके, तो मैंने क्या बोला, कितने दिन में मेरे को सीजी को बताना है। देखो नीचे वाला जो रूल था, अगर आपको याद है, रूल 6 वाली बात कर रहा हूं, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये मेरे को किसको इन्फॉर्म करना है, ये इन्फॉर्म करना है आरओसी को। और जो डिक्लेरेशन है ये किसको देना है, सीजी को। दोनों में ये फर्क है कि जो आरओसी को देना है, आरओसी को देने के लिए रिक्वायरमेंट के फुलफिल में, और यहां पर ये देना है रूल 3A डिक्लेरेशन दैट हाँ भाई ओके मैं निधि कंपनी हूं, निधि कंपनी की रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी, तो निधि कंपनी की रिक्वायरमेंट फुलफिल होने के बाद निधि कंपनी का आरओसी एक फॉर्म इशू करता है जिसके बेसिस पे निधि कंपनी हो जाती है। तो यहां पर ये जो 60 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ क्या बोला है, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये समझ में आ रहा है, अभी लॉजिक समझ में आ रहा है, क्योंकि 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और उसके 60 डेज के अंदर ओके आपको सीजी को देना होगा। ओके यानी 1 साल हुए तो आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी और 60 डेज के अंदर आप सीजी को बताओगे कि भाई एनडीएच 4 के अंदर कि हाँ भाई सीजी ओके मैं निधि कंपनी फॉर्मेशन है। अब समझो शुरू, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आरओसी को भी बताना है, लेकिन आरओसी को कब बताना है, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 90 डेज। ओके यानी इट मे बी फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर और सेकंड फाइनेंशियल ईयर एज एप्लीकेबल, एंड विद इन 90 डेज वो लोग क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे। तो इसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि 1 ईयर ऑफ द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में कुछ क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ, रीजनल डायरेक्टर के थ्रू ये एक्सटेंशन लिया जा सकता है और वो सेकंड फाइनेंशियल ईयर तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। और ये कॉन्सेप्ट की वजह से, यानी देखो मैंने लास्ट में बताया, अगर ये सब कंप्लाई नहीं हुआ कब तक, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर नहीं बोला हुआ है, सेकंड फाइनेंशियल ईयर बोला है। सेकंड वो लिमिट फाइनेंशियल ईयर की है, इंफॉर्मेशन की लिमिट कब है, फाइनेंशियल ईयर की है। यहां पर अगर नहीं हुआ एक्सटेंशन मिलता है और वही एक्सटेंशन आपको डिक्लेरेशन में भी काम आता है। दैट्स हाउ द कॉन्सेप्ट वर्क्स। इनका लॉजिक ये है कि ये दोनों को इन्फॉर्म करने की जो रिक्वायरमेंट है या डिक्लेरेशन देने की रिक्वायरमेंट है, ये मैप होनी चाहिए। तो यूजुअली ओके जो मैं पहला वाला पॉइंट बता रहा था, ये कब होगा, जैसे आपका आरओसी के पास चला जाता है फॉर्म एनडीएच 1, अगर आपका फॉर्म एनडीएच 1 जा चुका है ओके तो आपको इमीडिएटली एनडीएच 4 भरना पड़ेगा। लेकिन अगर एनडीएच 1 नहीं गया हुआ रहेगा तो आपको ये टाइम लिमिट के हिसाब से फॉलो करना पड़ेगा। बस यही क्राइटेरिया था जो मैंने आपको बताया कि एक लिंकेज है, मैं बाद में बताऊंगा, यही कॉन्सेप्ट इसका मेन है। ओके और इसके बाद भी नहीं ज्यादा झेप था तो ज्यादा हेडेक मत करो, बस इसका मेन आंसर याद रख लो, बिकॉज ये थोड़ा हो सकता है एमसीक्यू के लिए या क्वेश्चन आंसर आई डाउट, पर एमसीक्यू के लिए पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसके लिए अपन ने अपडेट किया मालिक। ओके तो फर्स्ट गया डिक्लेरेशन गया, सेकंड पॉइंट आपका इनकॉर्पोरेशन गया, तीसरा पॉइंट मिनिमम रिक्वायरमेंट गया। नाउ वी आर शिफ्टिंग आवरसेल्फ प्रोहिबिशंस। नो निधि कंपनी कैन डू द फॉलोइंग थिंग्स, प्रोहिबिशंस। प्रोहिबिशंस, निधि कंपनी क्या क्या नहीं कर सकती है, टोटल 11 चीजें हैं जो निधि कंपनी नहीं कर सकती, एकदम इजी है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के काम नहीं कर सकती, तो इन्वेस्टमेंट वो किसमें नहीं कर सकती, तो देखिए मालिक इन्वेस्टमेंट, वो चिट फंड्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकती, ठीक है मालिक, चिट फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकती। ओके वो हायर परचेस में नहीं जा सकते, ठीक है मालिक, ओके हायर परचेस का इसमें नहीं कर सकते, वो लीज पे चीजें नहीं दे सकते, ओके वो इंश्योरेंस नहीं ले सकते, इंश्योरेंस नहीं ले सकते। इन्वेस्टमेंट की बात किया, किसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। और साथ में एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज, यानी शेयर मार्केट को भी इन्होंने रोक दिया। एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज, एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज ये नहीं कर सकते। एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कर सकते, बॉडी कॉर्पोरेट, एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कर सकते, दैट्स इट। ये पहला कॉन्सेप्ट है जो प्रोहिबिशन है। तो प्रोहिबिशन में क्या क्या आया, चिट फंड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता, ओके हायर परचेज नहीं कर सकते, ट्रांजेक्शन हायर परचेज का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, लीज के ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस इंश्योरेंस की एक्टिविटी में नहीं जा सकते, एंड एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट्स इन सब में नहीं कर सकते वो, यानी वो डिपॉजिट लेंगे और इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे, इन सब के अलावा आपको चलेगा, ये वाला पॉइंट है, ठीक है मालिक, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। दूसरा कॉन्सेप्ट सबको पता था, वो क्या नहीं कर सकते, ओके दे कैन नॉट इशू, ओके इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकते,
शेयर्स नहीं कर सकते। मैं वापस समझा दूं, मैं क्या लिख रहा हूं, प्रोहिबिशन, ये नहीं कर सकते मालिक, प्रोहिबिशन ये नहीं कर सकते। ओके, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, दे कैनॉट ओपन एनी करंट अकाउंट, ओपन एनी करंट अकाउंट, करंट अकाउंट विथ मेंबर्स, यानी मेंबर्स के साथ लोन, जब लोन वोन का कॉन्सेप्ट है, ओके लोन वोन का है, तो वो करंट अकाउंट खोल के उसमें पैसा नहीं डाल सकते। अकाउंट विथ क्या, अकाउंट विथ मेंबर्स, मेंबर्स के साथ वो करंट अकाउंट नहीं खोल सकते। ओके, दे कैनॉट ओपन एनी करंट अकाउंट विथ मेंबर्स, यानी याद रखना जो पैसा लिया जाएगा मेंबर से वो या तो सेविंग होगा, या तो फिक्स डिपॉजिट होगा, या तो रिकरिंग डिपॉजिट होगा, ये सब हो सकता है, बट दैट कैनॉट बी, देयर कैनॉट बी ए करंट अकाउंट। ओके, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन बैंकिंग एंड दिस। बैंकिंग विल गिव यू अ करंट अकाउंट जहां पर आप रोज का पैसा निकाल भी सकते हो, डाल भी सकते हो। सेविंग्स, एफडीज एंड रिकरिंग डिपॉजिट के कॉन्सेप्ट में ये कॉन्सेप्ट नहीं है, इसीलिए वो मेंबर्स के साथ में ओके ये कॉन्सेप्ट नहीं कर सकते। ओपन एन अकाउंट, एनी अकाउंट, ओपन एनी करंट अकाउंट विद मेंबर्स। मालिक एवरीबडी क्लियर? तो यानी वो पहली तीन चीजें तो सबको समझ में आ गई मालिक। ओके, ये याद रखना। ओके, इसके बाद ये क्या नहीं कर सकते, और एक चीज है, ये कोई भी किसी का भी अनदर कंपनी, दे कैनॉट एक्वायर अनदर कंपनी, एक्वायर अनदर कंपनी। अब थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लगना, अनदर कंपनी एक्वायर करेंगे तो 100% निधि कंपनी होगी, तो कोई भी निधि कंपनी एक्वायर नहीं कर सकते अनलेस एसआर इज पास्ड in general meeting, unless SR is passed in general meeting, and और एक जन का अप्रूवल लगेगा, किसका, and regional director approval। दैट्स इट। यानी ये एक निधि कंपनी कोई भी दूसरी निधि कंपनी को एक्वायर नहीं कर सकती अनलेस एंड अनटिल जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास नहीं हो जाता और रीजनल डायरेक्टर हाँ नहीं बोलता। अगर ये दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है तो एक निधि कंपनी दूसरी निधि कंपनी को एक्वायर कर सकती है। तो ये तो हो गया। अगर आप पहले तीन चीजें देखोगे, पहले तीन चीजें बेसिक हुई, उसके बाद मैं ब्लू में बता रहा हूं एक्विजिशन की बात हुई। ओके, एक्विजिशन के अलावा अब बिजनेस की बात करते हैं। वो बिजनेस कौन से बिजनेस पे, तो नेक्स्ट क्या क्या पॉइंट है उसका डिस्कशन में आता है। ओके, एक्विजिशन नहीं कर सकते। और एक सबसे इंपॉर्टेंट ब्लू कलर के, इसमें अपन ब्लू कलर किधर गया भाई, ओके और एक वो क्या नहीं कर सकते, वो पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकते, पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकते किसी भी निधि कंपनी के साथ में पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं कर सकते। किसके लिए, फॉर बोरो एंड लेंडिंग मनी, फॉर बोरोइंग एंड लेंडिंग मनी, बोरोइंग एंड लेंडिंग मनी, यानी किसी के साथ भी ओके लेंडिंग मनी, किसी के साथ भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं कर सकते। बात खत्म। ओके, ये दो चीजें हुई जो ब्लू कलर की थी, यानी किसी और कंपनी को एक्वायर करना है, ओके आप डायरेक्टली नहीं कर सकते अनलेस अनटिल एसआर पास नहीं होगा। सर क्या मैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट कर सकता हूं फॉर बोरो एंड लेंडिंग मनी, हम दोनों मिलकर बोरो करेंगे और लेंड करेंगे और जो भी बेनिफिट्स होंगे हम शेयर करेंगे? पॉसिबल नहीं है। तो क्या क्या नहीं कर सकता, 5 चीजें, 11 पॉइंट है, आराम से जाइए। एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन एज सच, बड़ा क्वेश्चन है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है, आराम से घाई मत करना मालिक। सबसे पहला, चिट फंड, हायर परचेज, लीज, इंश्योरेंस एंड एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज नहीं कर सकते, ठीक है मालिक, क्लोज करो। सेकंड पॉइंट, प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं करोगे, ठीक है मालिक, क्लियर है। तीसरा, आप मेंबर के साथ में कोई भी करंट अकाउंट नहीं खोलोगे, ठीक है मालिक, डन। ओके, अब दो चीजें, ओके जी, कोई दूसरी कंपनी एक्वायर नहीं करोगे और किसी कंपनी के साथ में आप पार्टनरशिप फॉर्म नहीं करोगे। और अगर कोई कंपनी एक्वायर करनी है निधि कंपनी तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा और साथ में आपको यह ध्यान रखना होगा कि रीजनल डायरेक्टर उसको अप्रूव करे। भारत माता की जय, डन, एवरीबॉडी क्लियर। और ये होने के बाद अब अगला पॉइंट और एक आ जाता है, अब आगे पॉइंट जाते हैं कि कौन से बिजनेस में काम नहीं कर सकते। ओके, मैं ब्लैक में लिखता हूं मालिक, कौन से बिजनेस में नहीं एंटर कर सकते। ओके, एकदम क्लियर कट है, इनका क्राइटेरिया एकदम क्लियर है। यू कैनॉट कैरी any other business, you cannot carry any other business, okay, any other लिखने से जाएगा, any business, you cannot carry any business other than borrowing and lending money। okay, याद रखिए, आप कोई भी दूसरे बिजनेस में नहीं जा सकते, आप खाली वही बिजनेस में रह सकते हैं जहां पर आप पैसा बोरो कर सकते हो और लेंड कर सकते हो। यू कैन बोरो मनी एंड यू कैन लेंड द मनी, दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ बोरिंग एंड लेंडिंग मनी। ओके, तो ये लॉजिक ध्यान रखना, कैरी ऑन बिजनेस ऑफ बोरिंग एंड लेंडिंग मनी, ये कॉन्सेप्ट कर सकते हो। लेकिन ओके, यानी आप खाली क्या कर सकते हो, आप पैसा बोरो कर सकते हो और लेंड कर सकते हो,
और साथ में इन लोग ने बोला है आप है ना अपने मेंबर्स को लॉकर फैसिलिटीज दे सकते हो। लॉकर फैसिलिटी जैसे बैंक देती है, ओके, लॉकर फैसिलिटी दे सकते हैं, जहां पर आपको मालूम होगा लॉकर फैसिलिटीज है, उसका रेंट लेते हैं, तो लॉकर फैसिलिटीज दे सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि ये इसका इनकम मोर देन 20%, ओके, ग्रॉस इनकम में नहीं होना चाहिए। यानी लॉकर फैसिलिटी का जो इनकम है, ओके, वो मैक्सिमम, ओके, 20% के ऊपर नहीं होना चाहिए। यानी आपका मैक्सिमम इनकम कौन सा होना चाहिए? इट इज फ्रॉम बोरोइंग एंड लेंडिंग। जो लेंड कर रहे हो उससे आपको जो ये मिलना चाहिए, इंटरेस्ट रेट मिलना चाहिए, वो आपका मैक्सिमम इनकम होना चाहिए। लॉकर फैसिलिटीज आप दे सकते हो, खाली लॉकर फैसिलिटीज यानी आपके वो भी मेंबर्स को, खाली ये पॉइंट दे सकते हो, लेकिन उसका टोटल ग्रॉस टोटल इनकम आपका 20% के ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है मालिक, ओके, ये लॉजिक क्लियर है मालिक। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके, तो सर मैं बोरो और लेंड कर सकता हूं? यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर मैं क्या बोरो एंड लेंड एनीबॉडी से कर सकते हो? प्रोहिबिशन। तो अगला प्रोहिबिशन है, ओके, बोरोइंग एंड लेंडिंग, बोरोइंग एंड लेंडिंग, मैं बोरोइंग एंड लेंडिंग को अभी BNL लिख रहा हूं। लेंडिंग कैन नॉट बी डन, बोरोइंग एंड लेंडिंग, ओके, बोरोइंग लेंडिंग टू एनी अदर पर्सन, ये थोड़ा सा बड़ा है, टू एनी अदर पर्सन अदर देन मेंबर्स, अदर देन मेंबर्स, अदर देन मेंबर्स। भारत माता की जय। एवरीबडी क्लियर? यानी ये लोग क्या नहीं कर सकते, ये लोग अदर देन, अदर देन मेंबर्स नहीं कर सकते। ठीक है मालिक, बोरो एंड मनी नहीं कर सकते। सर ऐसा हो सकता है जब मैंने कोई पैसा लेंड किया होगा तो मैंने सिक्योरिटी ली होगी, जो मैंने सिक्योरिटी ली है मेंबर से, क्या मैं वो फर्दर प्लेज कर सकता हूं? पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपने कोई मेंबर से सिक्योरिटी ली है, आप वो फर्दर प्लेज नहीं कर सकते। तो आपके ऊपर और एक प्रोहिबिशन है, ओके, सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय मेंबर, सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय मेंबर, प्रोवाइडेड बाय मेंबर, मेंबर फर्दर प्लेज, ओके, यानी मैं खुद ही उसके ऊपर लोन ले सकता हूं क्या? पॉसिबल नहीं है। ओके, इसीलिए अपन ने स्टार्टिंग में एक बात क्या की थी, 10% अनएंकम्बर्ड, वो अनएंकम्बर्ड आपके एसेट्स के ऊपर है, ओके, ये वाले पॉइंट पे नहीं है, ये ध्यान रखना। ओके, यानी आपके जो डिपॉजिट्स है आपके पास पड़े हुए उसके ऊपर चार्जेस लगोगे चलेगा, लेकिन आपके पास कोई सिक्योरिटी आई है वो आप फर्दर मत करना मालिक। ओके, ये पॉइंट याद रखना। ओके, और एक क्या नहीं कर सकते, यू कैनॉट बोरो और लेंड मनी टू बॉडी कॉर्पोरेट, मां कसम। यानी इससे आपको क्या समझ में आना चाहिए, आपके मेंबर कौन नहीं हो सकते, आपके मेंबर कौन नहीं हो सकते? बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकता। आपका मेंबर कौन नहीं हो सकते? बॉडी कॉर्पोरेट। क्योंकि देखो आपने क्या बोला, बोरो एंड लेंडिंग कर सकते हो, ठीक है, फिर आपने बोला बोरो एंड लेंडिंग खाली मेंबर्स को ही कर सकते हो, आउटसाइड द मेंबर नहीं कर सकते, ठीक है। क्या मेंबर बॉडी कॉर्पोरेट हुआ चलेगा क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं है। यू कैन नॉट बोरो और लेंड मनी फ्रॉम बॉडी कॉर्पोरेट। तो बॉडी कॉर्पोरेट को पिक्चर में इन्वॉल्व ही मत करो मालिक। एवरीबडी क्लियर? तो अगर आप देखोगे तो अगले जो ब्लैक में लिखे हुए हैं मेनली बोरो एंड लेंडिंग मनी के बारे में लिखा हुआ है। मैंने बोरो एंड लेंडिंग के बारे में जो जो रिलेटेड है वो कॉन्सेप्ट लिखा है। ओके, ये होने के बाद और 2 पॉइंट है, एकदम सिंपल है। ओके, नेक्स्ट दोनों पॉइंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट में जाता है। मैं उसको कौन सा कलर दूं, एक रंगी बिरंगी देता हूं। ओके, अगला पॉइंट बोलते हैं एडवर्टाइज नहीं करोगे, एडवर्टाइजमेंट नहीं दोगे फॉर सॉलिसिटिंग डिपॉजिट्स, फॉर सॉलिसिटिंग, यानी आप किसी पब्लिक को बुलाओगे नहीं, आओ आओ डिपॉजिट्स लो, यानी मेंबर्स बढ़ाने की कोशिश मत करो। तो यू विल नॉट एडवर्टाइज टू सॉलिसिट डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स लेने के लिए मैं 4% इंटरेस्ट दूंगा, 5% दूंगा, ओके, अभी मैं हवा करूंगा, ऐसा नहीं कर सकते, तुम हवा नहीं कर सकते, एकदम सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन ऐसा हो सकता है आप अपने मेंबर्स के इसमें प्राइवेट सर्कुलेशन करते हो, जो आपके ऑलरेडी मेंबर है उनके इसमें एडवर्टाइज कर सकते हो। एग्जाम्पल, मेरे 100 मेंबर्स है, 100 मेंबर्स को बोलूंगा कि आपको डिपॉजिट्स और देने हैं तो दे सकते हो। मैं अभी एक पर्टिकुलर जो न्यू डिपॉजिट आएंगे उसके ऊपर 6% इंटरेस्ट देने को तैयार हूं, जो बैंक दे रही है 7%, जो भी वॉटेवर जो लॉजिक होगा उस कंटेक्स्ट में कर सकते हो। लेकिन जनरल एडवर्टाइजमेंट नहीं चलेगा। प्राइवेट सर्कुलेशन के लिए आपने एडवर्टाइजमेंट किया चलेगा, प्राइवेट सर्कुलेशन भी कौन, अदर देन मेंबर्स नहीं, ओनली योर मेंबर्स, उनके इसमें चलेगा। और ब्रोकरेज नहीं दे सकते सर, ब्रोकरेज नहीं दे सकते सर। काय के लिए ब्रोकरेज, ब्रोकरेज काय के लिए देते हैं आपको मालूम होगा, जब भी लोन दिया जाता है ब्रोकरेज, ब्रोकरेज, ओके, फॉर ग्रांटिंग लोन्स।
ये आपको मालूम होगा। लोन के लिए बुलाओ मेंबर्स को, लोन लो और मैं ब्रोकरेज दूंगा, वापस नहीं कर सकते। तो लास्ट दो पॉइंट जो कलर वाले पॉइंट है आपको समझ में आना है, यानी आपने ओके हवा नहीं करनी है। ओके आपने ऐसे ओके जिसको आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, आपके हैबिट्स, आपने हैबिट्स कल्टीवेट करनी है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि भाई यार यू विल एंटर इनटू एनी अदर मैकेनिज्म, कोई गलत तरीके से आप उनको मोटिवेट मत करो, आपका बिजनेस सही तरीके से होना चाहिए। दैट्स इट। ये 11 पॉइंट्स है जो प्रोहिबिशन के है। तो मेरे ख्याल से 11 पॉइंट, 11 के 11 पॉइंट सबको क्लियर है। तो मैं बता दूं 11 के 11 पॉइंट में क्या है, तो एक बार रिपीट मार लेते हैं 11 के 11 पॉइंट क्या है मालिक। 11 पॉइंट्स में क्या क्या है, सबसे पहले 3 पॉइंट। ओके आप क्या नहीं कर सकते, चिट फंड्स में नहीं डाल सकते, हायर परचेज नहीं कर सकते, लीज नहीं कर सकते, इंश्योरेंस में नहीं दे सकते, और सिक्योरिटीज ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कर सकते। सेकंड, आप क्या नहीं कर सकते, इंश्योरेंस और सॉरी इशू ऑफ प्रेफरेंस नहीं कर सकते। तीसरा, आप करंट अकाउंट ऑफ मेंबर नहीं खोल सकते। ठीक है मालिक। उसके बाद दो चीजें, आप कोई दूसरी कंपनी एक्वायर नहीं कर सकते और दूसरी कंपनी के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते। ओके तो एक्वायर नहीं कर सकते, लेकिन करना रहा तो आपको पास करना पड़ेगा स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, और उसके साथ में आपको यह भी देखना पड़ेगा कि रीजनल डायरेक्टर अप्रूवल हो। यह हो गया। उसके बाद चार चीजें, ओके बोरोइंग एंड लेंडिंग। बोरोइंग एंड लेंडिंग के अलावा कोई बिजनेस नहीं करोगे, लेकिन लॉकर फैसिलिटीज दे सकते हो, लेकिन आपका टोटल इनकम 20% के ऊपर नहीं जाना चाहिए। उसके बाद बोरोइंग लेंडिंग एनी अदर पर्सन को नहीं जाना चाहिए अदर देन मेंबर्स। तीसरा, बोरोइंग एंड लेंडिंग आप बॉडी कॉर्पोरेट को नहीं कर सकते। और चौथा, अगर आपको कोई सिक्योरिटी मिली है ओके किससे, मेंबर से, तो वो फर्दर प्लेज नहीं रख सकते। और लास्ट दो पॉइंट है, ओके हवा नहीं कर सकते, यानी एडवर्टाइज नहीं कर सकते फॉर सॉलिसिटिंग मनी। ओके हाँ प्राइवेट सर्कुलेशन के लिए डालना है मेंबर्स को तो दे सकते हो। और लास्ट कॉन्सेप्ट है आपका ब्रोकरेज आप नहीं दोगे। ओके सर ब्रोकरेज काय के लिए दी जाती है, लोन देने के लिए और समथिंग लाइक दैट, ये कॉन्सेप्ट आप नहीं दे सकते। दैट्स इट। ओके ये हो गया प्रोहिबिशन। तो लास्ट एक घंटे में, यानी सबसे ज्यादा, मतलब एक्चुअली मैं सोचा नहीं था इतना टाइम लगेगा। ओके एनीवे मैं स्पीड में ही था, मैं ज्यादा पंचायती नहीं किया। ओके लेकिन डेफिनेटली ओके 1 आवर, लेकिन 1 आवर में मेरे ख्याल से सारे कॉन्सेप्ट आपके इधर तक रट जाने चाहिए। तो 4 पॉइंट अपने हुए हैं, डिक्लेरेशन, इनकॉर्पोरेशन, मिनिमम एंड प्रोहिबिशन। तो ये चारों क्वेश्चन की कहानी क्या हुई, डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन किसको देना है, सीजी को देना है। कौन से फॉर्म में, एनडीएच 4 में। सर कब तक देना है, इमीडिएटली देना है। लेकिन अगर आपकी कंपनी ऑन और आफ्टर अमेंडमेंट एक्ट फॉर्म हुई होगी, ओके आपको कितने दिन में देना है, आपको 60 डेज के अंदर देना है फ्रॉम द एंड ऑफ ओके 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और रीजनल डायरेक्टर टाइम लिमिट बढ़ा सकता है। अगर आपने डिक्लेरेशन नहीं दिया तो क्या चीज होगी, दो चीज है, अगर आप शेयर अल्टर करना है वो उसका जो फॉर्म है वो फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे, और रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट इसके फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। सर ये फॉर्म फिल नहीं किया तो कुछ प्रॉब्लम्स है क्या, देखेंगे अपन। ओके ये होने के बाद अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, सेकंड कॉन्सेप्ट है इनकॉर्पोरेशन ऑफ निधि कंपनी। 5 चीजें, कितने मेंबर चाहिए, 200 मेंबर चाहिए, और इक्विटी शेयर कैपिटल होना चाहिए। सॉरी पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी में 5 लाख का इक्विटी शेयर्स होने चाहिए। उसके बाद आपके लिए है प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं करोगे, अगर आपके पहले के प्रेफरेंस शेयर पड़े होंगे तो आपको रिडीम करने होंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका प्रमोट और थ्रिफ्ट के लिए होना चाहिए, टू प्रमोट थ्रिफ्ट एंड सेविंग्स। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है निधि कंपनी लगाओगे। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या सीन है, मिनिमम रिक्वायरमेंट ने बोला 4 चीजें हैं। सबसे पहले 200 मेंबर होने चाहिए, उसके बाद नेट ऑन फंड 10 लाख होना चाहिए, उसके बाद आपके पास अनकम्बर्ड डिपॉजिट्स होने चाहिए 10%, और उसके बाद 1:20 नेट ऑन फंड्स का रेशियो होना चाहिए। आपका शेयर कैपिटल एंड वो जिसके साथ 1:20 का होना चाहिए। ये होने के बाद विद इन 90 डेज का कॉन्सेप्ट क्या होना है, विद इन 90 डेज के अंदर आपको अगर फ्रॉम द क्लोज ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर आपको इसका रिटर्न भरना पड़ेगा। अगर सेकंड फाइनेंशियल ईयर तक गए तो सेकंड फाइनेंशियल ईयर ओके आपको किसको देना पड़ेगा, आरओसी को देना पड़ेगा एनडीएच 1 में। लेकिन अगर ए और डी आपने कंप्लाई नहीं किया, कब, विद इन द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो विद इन ओके कितने दिन में आपको दिखना है, 30 डेज के अंदर आपको एनडीएच 2 देना पड़ेगा, एनडीएच 2 आरओसी को देना पड़ेगा, और रीजनल डायरेक्टर को देना पड़ेगा, और वो आपको एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट देगा फॉर ए एंड डी। लेकिन अगर ए बी सी डी अगर आपका सेकंड फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ और तब तक भी आपका कंप्लायंस नहीं हुआ, तो आपको ओके बॉस क्लियर कट है, आप डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करोगे और 406 के हिसाब से रूट किए जाओगे। 406 कंपनीज एक्ट का सेक्शन। और प्रोहिबिशन अपन ने अभी डिस्कस किया मालिक। एवरीबॉडी क्लियर? तो यहां तक की कहानी मेरे ख्याल से सबको क्लियर है मालिक। ओके अब आते हैं शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट, मेंबरशिप, नेट ओन फंड्स। अब यहां पर ज्यादा पंचायती करने की जरूरत नहीं है। ओके शेयर अलॉटमेंट के इसमें आपको नॉमिनल वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, ये डिस्कशन किया हुआ है, बहुत इजी आंसर है, और ये डायरेक्टली आप इसी में से निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट इज बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू योर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के रिलेटेड क्या डिस्कशन है वो अपन अभी करते हैं। तो 3 चीजें भी और बची हुई है, शेयर कैपिटल, मेंबरशिप एंड नेट ओन फंड्स। ये तीनों के क्राइटेरिया देख लेते हैं। यूजुअली नेट ओन फंड्स तो अपन क्लियर ही है, वो तो आपको ऑलरेडी पता है, ये भी चीजें पता ही है, बहुत ईजी आंसर्स है। तो रूल 7, रूल 8, रूल 9, तो 7, 8, 9 अपन साथ में कर लेते हैं मालिक। 7, 8, 9 को आप स्क्रीन पे एक बार देख लीजिए। ओके इजी आंसर्स है, नॉट ए बिग डील एट ऑल। रूल 7 क्या बोलता है, ओके रूल 7 विल बी फॉर शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। Okay, rule 8 will be for membership, membership, and rule 9 will be for net owned funds.
अब मेरे को बताओ नेट ओन फंड्स का तो मेरे ख्याल से आंसर क्लियर है। ओके कितना चाहिए, 10 लाख चाहिए, बात खत्म। कब से होना चाहिए ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो 9th रूल वी हैव क्लियर्ड दैट 9th रूल बोलता है कि भाई एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम नॉट लेस देन 10 लाख रुपीज ये हो। और इसमें एक और एक क्राइटेरिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस अमाउंट को हायर कर सकती है। अभी के लिए अपने 10 लाख है, लेकिन सीजी को लगा कि नहीं नहीं भाई हायर अमाउंट होना चाहिए, तो ये कॉन्सेप्ट हायर हो सकता है। दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके सो दैट इज नेट ओन फंड्स। इट इज लाइक आईबीसी। अगर आईबीसी में आपको पता होगा, अगर इंसॉल्वेंसी सीआर प्रोसेस चालू करना है तो जो डेटर है, कॉर्पोरेट डेटर है, उसने कम से कम 1 लाख रुपए का डिफॉल्ट करना चाहिए। ये एक्ट में लिखा है, कोड में लिखा है, आईबीसी कोड में लिखा है। लेकिन सीजी ने अभी वो चीजें मॉडिफाई की और सीजी के पास पावर था कि वो लिमिट को बढ़ा सकते हैं अप टू 1 करोड़। अभी आईबीसी के अंदर वो 1 करोड़ की लिमिट आ गई मालिक। तो दिस इज व्हाट एंड एग्जैक्टली व्हाट डिस्कशन कम्स इनटू पिक्चर मालिक। सो ये पॉइंट आप ध्यान में रखना। तो इधर 10 लाख है और ओके अगर सीजी को लगा तो वो हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब करना चाहती है तो कर सकती है। अब बात करते हैं शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल में यहां पर याद रखना टोटल 4 चीजें। 4 चीजें क्या है, सबसे पहला कितना भी रहा जो भी शेयर्स इशू करेंगे उसका नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स नॉट लेस देन ₹10 होना चाहिए, नॉट लेस देन ₹10 होना चाहिए। ठीक है मालिक। दूसरा, आप कोई भी सर्विस चार्ज लीवी नहीं करोगे, सर्विस चार्ज ऑन इशू ऑफ शेयर्स, नो सर्विस चार्ज विल बी लीवी ऑन इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है मालिक, शेयर इशू कर रहे हो, सर्विस चार्ज नहीं किया जाएगा, आपने कोई सर्विस चार्ज नहीं करना, बिकॉज आप ये बिजनेस में ये फैक्टर है कि आपका मेन टारगेट ऑब्जेक्ट क्या है उसी के ऊपर फोकस करिए। ओके तो सबसे पहले नॉमिनल वैल्यू ये होना चाहिए, दूसरा नो सर्विस चार्ज होना चाहिए। तीसरा पॉइंट जो भी डिपॉजिट करना है, किसी को भी आपके पास डिपॉजिट करना है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया आप डिपॉजिट किससे ले सकते हो, ओनली फ्रॉम ए मेंबर। तो उसको मेंबर होना होगा। तो उसका क्राइटेरिया ये है कि मेंबर ने कम से कम 10 शेयर्स होल्ड करने चाहिए, 10 शेयर्स होल्ड करने चाहिए और ₹100 जितना इक्विवेलेंट अमाउंट जितने अमाउंट वाला शेयर होल्डिंग होना चाहिए, इक्विवेलेंट अमाउंट। या तो 10 शेयर होल्ड करे, ₹100 10 इंटू मल्टीप्लाई 10, या ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट में होल्ड करे जिसका टोटल इक्विवेलेंट अमाउंट ₹100 हो। ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए मालिक। एवरीबॉडी क्लियर? ये कॉन्सेप्ट होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है, अगर वो डिपॉजिट होल्डर सेविंग या रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में रिकरिंग डिपॉजिट खोलना चाहता है, सेविंग या रिकरिंग डिपॉजिट खोलना चाहता है, इस केस में he should hold minimum one share of ₹10 each। बस उसके बाद एक शेयर होना चाहिए, 1 शेयर ऑफ ₹10। यानी इन शॉर्ट जो ₹100 के क्राइटेरिया है वो किसके लिए है, फिक्स डिपॉजिट्स के लिए। तो रिकरिंग डिपॉजिट अगर कोई मेंबर है जो बोलता है मैं खाली रिकरिंग डिपॉजिट रखूंगा या भाई मैं सेविंग में रखूंगा, इस केस में आप वो जो मेंबर होना चाहिए उसके पास मिनिमम शेयर 1 शेयर होना चाहिए जो ₹10 का है। लेकिन अगर कोई फिक्स डिपॉजिट खोल रहा होगा, वो फिक्स डिपॉजिट वाले क्राइटेरिया में कितना होना चाहिए, मिनिमम ₹100 का होना चाहिए, या कॉन्सेप्चुअली 10 शेयर्स होने चाहिए ₹10 के ईच के। ये हो गए तुम्हारे शेयर कैपिटल के क्राइटेरिया। शेयर कैपिटल का तो मैं क्लियर है। मेंबरशिप सबसे पहला, नो बॉडी कॉर्पोरेट कैन बिकम ए मेंबर। ठीक है मालिक, ये तो आपको पहले ही पता चल गया, प्रोहिबिशन में अपन पढ़ चुके हैं। लॉजिकली मैंने समझाया कि लोन एंड लेंडिंग एंड बोरोइंग कैन नॉट बी डन विद बॉडी कॉर्पोरेट। इफ लेंडिंग एंड बोरोइंग कैन नॉट बी डन विद बॉडी कॉर्पोरेट, तो इसका मतलब दे कैन नॉट बिकम ए मेंबर। परफेक्ट। मिनिमम नंबर आपके कितने मेंबर्स होने चाहिए, 200 मेंबर्स। इजी आंसर है भाई, 200 के नीचे नहीं जाना चाहिए मालिक, बात खत्म। और तीसरा सिनेरियो, माइनर कैन नॉट बिकम ए मेंबर। ये याद रखिए, माइनर कैन नॉट बिकम ए मेंबर, लेकिन हां माइनर के नाम से आप डिपॉजिट्स ले सकते हो, मैं क्या बोल रहा हूं सुनिए, माइनर मेंबर नहीं बन सकता, लेकिन माइनर के नाम से डिपॉजिट ले सकते हो। कंडीशन यह है कि उसका गार्डियन, जो माइनर का गार्डियन होगा, लीगल गार्डियन होगा, ही शुड बी ए मेंबर हियर। तो यार एग्जांपल, अगर मैं एक निधि कंपनी में मेंबर हूं, तो मैं रितिका के नाम से या आदि के नाम से आई कैन हैव ए डिपॉजिट अकाउंट, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। तो यहां पर गार्डियन कैन भी मेंबर ऑन बी मेंबर, बात खत्म। ये स्टोरी खत्म हो जाती व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट 8, 9, 10। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर? ये स्टोरी खत्म हो जाती है आपके लिए विद रिस्पेक्ट टू 8, 9, 10। तो 7, 8, 9 की कहानी खत्म हो गई। रूल 7, रूल 8, रूल 9। एनी डाउट विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट? नेट ओन फंड में कुछ समझाने वाला नहीं है क्योंकि ऑलरेडी अपन समझ चुके हो मालिक। अब इसी फर्स्ट वाले कैटेगरी का लास्ट कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड ब्रांचेस। ये है रूल 10, आपके रूल 10 ब्रांचेस। क्या निधि कंपनी ब्रांचेस खोल सकती है? आंसर इज यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहला पहले क्राइटेरिया समझ लो, कंडीशन समझ लो। पास्ट 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स, 3
कंसेक्यूटिव ईयर्स, प्रीसीडिंग में कंसेक्यूटिव ईयर्स में, पास्ट 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स में आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ओके, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपके कंटिन्यूअसली पास्ट 3 इयर्स में हुए हैं, पास्ट 3 कंटिन्यूअस ईयर्स में, यानी जिस साल में आपको ब्रांच ओपन करनी है उसके प्रीसीडिंग 3 इयर्स में आप हमेशा प्रॉफिट में रहे हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वापस बोल रहा हूं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको पास्ट 3 इयर्स में कंसेक्यूटिवली हुआ है, तो आप अगले साल से ब्रांच खोल सकते हो। यानी ओके, जिस साल में ब्रांच खोलनी है उसके प्रीसीडिंग 3 इयर्स देखा जाएगा, और प्रीसीडिंग 3 इयर्स में अगर कंसेक्यूटिव प्रॉफिट्स हुए हैं तो आप ब्रांच खोल सकते हो। याद रखना, अगर एग्जांपल 3 साल में प्रॉफिट हुआ, चौथे साल में वापस लॉस हुआ, 5वें साल में आप बोलोगे अरे 3 साल में, पहले तो 3 साल में प्रॉफिट हुआ, मेरे को ब्रांच खोलने दो, पॉसिबल नहीं है। ये लोग बोलते हैं जिस साल में आपको ब्रांच खोलनी है उसके प्रीसीडिंग 3 ईयर कंसेक्यूटिव ईयर्स में प्रीसीडिंग 3 इयर्स कंसेक्यूटिव ईयर्स में आपने प्रॉफिट कमाया होगा। ठीक है मालिक। दूसरा पॉइंट, ओके, क्या मैं ब्रांच खोल सकता हूं? तो कितनी ब्रांचेस खोल सकता हूं? मैक्सिमम 3 ब्रांचेस आप खोल सकते हो, लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि दिस कैन बी ओपन ओनली इन द डिस्ट्रिक्ट वेयर यू आर डूइंग द बिजनेस। उसी डिस्ट्रिक्ट में खोल सकते हो जिसमें आप बिजनेस कर रहे हो, तो डिस्ट्रिक्ट के बाहर आप नहीं जा सकते एज पर दिस क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट के बाहर नहीं जा सकते। सर क्या मैं डिस्ट्रिक्ट के बाहर खोल सकता हूं? आंसर इज यस, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए किसका अप्रूवल। अगर आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट जाना है, आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट जाना है, आई रिक्वायर किसका अप्रूवल मालिक? रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल लगेगा, डायरेक्टर अप्रूवल रिक्वायर्ड। तो फिर मैं आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट खोल सकता हूं। सर मैं आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट तो खोल रहा हूं, लेकिन क्या मैं आउटसाइड स्टेट क्या मैं ये खोल सकता हूं? 101% आउटसाइड स्टेट नहीं खोल सकते, आउटसाइड स्टेट नहीं खोल सकते, कैन नॉट बी ओपन, याद रखना, cannot be open। और एक चीज, ओके, और एक चीज I missed out in red color, I missed out even outside district or more than 3, अगर मोर देन 3 करना है तो भी रीजनल डायरेक्टर से परमिशन लगेगी। तो ये चौथा पॉइंट है, आउटसाइड स्टेट आप खोल ही नहीं सकते, बात खत्म, आउटसाइड स्टेट खोल ही नहीं सकते। ओके, अब 5वां पॉइंट इज अगेन कंडीशनल। तो मैं ब्लैक में लिख रहा हूं, कंडीशनल क्या है? अगर आपको ब्रांच ओपन करनी है, इफ यू नीड टू ओपन अ ब्रांच, ओके, आपको यह एंश्योर करना है कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स आर अप टू डेट विथ ROC। रजिस्ट्रार के पास ROC बोल रहा हूं, रजिस्ट्रार के पास आपने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न्स आर अप टू डेट, बात खत्म। दिस इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड फॉर ओपनिंग ए ब्रांचेस। अब लास्ट पॉइंट ये लोग समझाते हैं, अगर किसी भी इसमें निधि कंपनी को ब्रांच को क्लोज करना है, ओके, ब्रांच को क्लोज करना है, क्लोजिंग ब्रांच को क्लोज करना है, क्लोजिंग ब्रांच, अगर ब्रांच को क्लोज करना है, राइटिंग की धज्जियां उड़ गई है यार मेरी अगर ब्रांच को क्लोज करना है, क्लोजिंग ब्रांच, तो इस केस में ओके मेरे को क्या करना होगा? सबसे पहले न्यूज़पेपर में, लोकल न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज देना पड़ेगा। दूसरा, मेरा जहां पर HO है वहां पर बोर्ड लगाना पड़ेगा, निधि कंपनी जहां पर ऑपरेट कर रही है वहां पर बोर्ड लगाना होगा कि ये ब्रांच क्लोज हुई है, और एक जन को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ROC। ओके, जो बोर्ड लगाना होगा ये 30 डेज का कॉन्सेप्ट है, इन लोग ने बोला हुआ है, और ROC को इंटीमेट करना है विथ इन 30 डेज, ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, दैट्स इट। ओके, ये कॉन्सेप्ट हो गया ब्रांचेस के लिए। आई डाउट ब्रांचेस के ऊपर कुछ क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये आपका सीक्वेंस में था और आपके सिलेबस का कवरेज था, और मैंने थोड़ा सा उस कंडीशन को मैंने थोड़ा सा मैनेज किया हुआ है, बिकॉज देखो टेक्स्ट बुक्स में, मॉड्यूल में, और जो आपका एप्लीकेबिलिटी है उस कंटेक्स्ट में अपन ने डिफाइन किया हुआ है, इसलिए मैंने उस पॉइंट को रखा हुआ है मालिक। तो यहां पर अपने बेसिक की सारी चीजें खत्म कर दी मालिक। तो बेसिक में वी हैव डन द डिक्लेरेशन, उसके बाद इनकॉर्पोरेशन, मिनिमम नंबर्स, प्रोहिबिशन, शेयर अलॉटमेंट, मेंबरशिप, नेट ओन फंड्स एंड ब्रांचेस का मैंने क्राइटेरिया समझा दिया। ओके, ब्रांचेस का भी आप MCQ के एंगल से ध्यान रख सकते हो कि निधि कंपनी ऐसा कर सकती है नहीं कर सकती है। ओके, तो यहां पर कहानी विद रिस्पेक्ट टू निधि कंपनी का मेन टारगेट खत्म हो गया। अगर मैं बोलूं जहां पर क्वेश्चन की एक्सपेक्टेंसी है, ये बेसिक्स आप अच्छे से रखो, और उसके बाद डायरेक्टर्स, डिविडेंड्स, ये 2 याद रखो, बात खत्म। इसके अलावा बाकी और कुछ नहीं रहा, मतलब बाकी एक बार रीड मार लिया उसके बाद कुछ नहीं, क्योंकि रीड मारना जरूरी है इसलिए क्योंकि एक बार आपके दिमाग के थ्रू चला गया, यानी अपने को हेडेक करने की जरूरत नहीं है। दैट इज व्हाट अ कंटेक्स्ट हैज बीन डिफाइंड। सो नाउ वी आर गोइंग ऑन लोन एंड डिपॉजिट। अगर याद होगा तो लोन्स एंड डिपॉजिट्स के ऊपर मैंने आपको बताया था, मैं टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है वो कंटेंट रीड कर रहा हूं। ओके, तो मैंने नोट्स में जो लिखे हुए हैं उसी कंटेक्स्ट को मैं फोकस कर रहा हूं। तो आप देखोगे तो सिक्वेंशियली सारे नोट्स में मैंने जो जो लिखा हुआ है सब कुछ कवर्ड है, सारा का सारा वो पॉइंट है, वहां से ही मैंने अपडेट किया हुआ है।
तो अपन सबसे पहले कर रहे हैं, ओके ये अपने ब्रांचेस का काम खत्म कर लिया, नाउ इट इज डिपॉजिट्स, रूल 13। तो डिपॉजिट्स एक बार देख लेते हैं, इसको रीड मार लेते हैं मालिक, इसमें ज्यादा कुछ ऐसा ये रीड मार के एक बार खत्म कर रहा हूं मैं, ओके दैट्स इट। ओके डिपॉजिट्स एंड लोन्स केस में, क्योंकि इसमें कंडीशन है इतने परसेंटेज पे, वही तो मेरे को आपको हाईलाइट कराना है। तो नेक्स्ट 5-10 मिनट का काम है, वो 10 मिनट में अपन ये दोनों कॉन्सेप्ट खत्म कर देते हैं। फिक्स डिपॉजिट्स शैल बी एक्सेप्टेड फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, 6 महीने के लिए, एंड ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 60 मंथ्स। यानी आपका मिनिमम पीरियड कितना होना चाहिए मालिक, 6 मंथ्स, और मैक्सिमम 60 मंथ्स, यानी 6 महीने से लेकर 60 महीने तक, 6 मंथ्स टू 60 मंथ्स, ये आपकी टाइम फ्रेम है, ओके जहां पर आप ले सकते हो। दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। यानी बॉस 6 महीने से लेकर 5 साल के अंदर अंदर के आपके एफडीज होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होगा। Recurring deposit shall be accepted for minimum period of 12 months and a maximum period of 60 months। वापस ओके आरडी रहोगे तो 12 मंथ्स होगा, 12 मंथ्स 60 मंथ्स, सेम क्राइटेरिया, खाली 6 मंथ्स की जगह ये क्राइटेरिया खत्म हो जाएगा। इन केस ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट रिलेटिंग टू ए मॉर्गेज लोन, यानी अगर मॉर्गेज लोन दिया है, यानी आपने कोई सिक्योरिटी रखी हुई है सामने वाले ने, द मैक्सिमम पीरियड ऑफ निधि डिपॉजिट शैल करस्पॉन्ड टू द रीपेमेंट पीरियड ऑफ सच लोन। यानी इन्होंने एक है ना थर्ड पॉइंट, ओके सेकंड को एक्सेप्शन दे दिया है। यानी एक ऐसा एग्जांपल है, ओके मैं कुछ मॉर्गेज रखता हूं और मॉर्गेज का पीरियड ही 8 साल का है, तो अभी वो 5 साल के इसमें कैसे खत्म होगा? तो अगर 8 साल का पीरियड है तो 8 साल के जाइए, लेकिन मॉर्गेज रखा होगा तो विदाउट मॉर्गेज आपको सिर्फ 5 साल का, यानी 60 मंथ्स ही मैक्सिमम है। The maximum balance in a saving deposit account at any given time qualifying for interest shall not exceed 1 lakh। ओके 1 लाख से एक्सीड नहीं होना चाहिए at any point of time, and the rate of interest shall not exceed 2%। यानी अगर आपने सेविंग में रखा होगा तो 1 लाख के ऊपर आप सेविंग में रख ही नहीं सकते, ये ध्यान में रखना। और 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देंगे, ओके 2% मैक्सिमम रेट होगा अबाउ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। यानी मेरे को बताओ आपके पास क्यों रखेगा? अगर सामने वाले बैंक में मेरे को 6% मिल रहा है या 60% मिल रहा है, तो आपके पास क्यों रखेगा? तो आप कुछ एक्स्ट्रा दे रहे होंगे, तो एक्सेप्शनली हाई नहीं देना आपने मैक्सिमम कितना रख सकते हैं? 2। अभी अगर एचडीएफसी बैंक मैं बात करता हूं 4% देती है, कोटक बैंक 6% देती है। अब यहां पर आपके लिमिट क्या रख सकते हो? ओके 6+2। इवन आईडीएफसी कोई एक नई बैंक आई है वो 7% तक देती है, तो आपका मैक्सिमम लिमिट क्या हो जाएगा? जो दूसरी बैंक देती है उससे 2% एक्स्ट्रा, उससे ज्यादा नहीं। आप बोलोगे 12% दे रहा हो, 13% दे रहा हो, डिपॉजिट ला, पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, ये रूल्स को वायलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको आगे समझेगा भाई एनफोर्सिंग कंप्लायंस केस में क्या होगा। A निधि में ऑफर इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड एंड रिकरिंग डिपॉजिट एट ए रेट, यार ये ऊपर नीचे हो रहा है मालिक, एट ए रेट नॉट एक्सीडिंग द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिस्क्राइब बाय आरबीआई। ओके एनबीएफसी के लिए, एनबीएफसी में आरबीआई ने जो बोला होगा वही मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। यानी यहां पर ये दूसरे बैंक क्या दे रहे हैं या दूसरे क्या दे रहे हैं उसके बेसिस पे नहीं जाएगा, ये आरबीआई के हिसाब से जाएगा। यानी आप देख लो, ओके सबसे पहला फिक्स डिपॉजिट कितना? 6 महीना 60 महीने। ओके आरडी कितना? 6 महीना 60 महीने। लेकिन अगर जो भी आपका आरडी होगा, अगर ये पर्टिकुलर पॉइंट फॉर मॉर्गेज होगा तो आपका जितना मॉर्गेज का पीरियड है, सेविंग के पर आप जो भी रखो, सेविंग केस में 1 लाख के ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन सेविंग पे इंटरेस्ट जो दोगे दूसरे बैंक देती है उससे 2% ज्यादा होगा। सर रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट पे आरबीआई जितना बोलेगा उतना दिया जाएगा। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है भाई, और कुछ नहीं है। अब थोड़े से कंडीशंस है जहां पर आप फोरक्लोज करते हो। नाउ व्हाट इज द फोरक्लोज? अगर आपने मुझे बोला है कि मैं फिक्स डिपॉजिट 5 साल के लिए रखने वाला हूं, 60 मंथ्स के लिए, लेकिन आप अभी 2 साल हो गए और आपको पैसे की जरूरत है बिकॉज ऑफ कोविड सिनेरियो, ऐसा सिनेरियो हो सकता था। ओके तब तक आपको पैसे की जरूरत है, तो आपने पहले निकाल लिए। अब पहले निकाल लिए तो भाई यार कुछ ना कुछ तो आपको जाना है, पैसा तो कुछ ना कुछ तो इंपैक्ट होना है। ओके कॉम्प्रोमाइज होगा। यूजुअली बैंक में इसको फोरक्लोजर चार्जेस करके डिफाइन करते हैं। तो यहां पर क्या सीन है, इसकी कंडीशंस क्या है वो डिफाइन की हुई है, वो देख लीजिए मालिक। एवरीबॉडी ओके सबका ध्यान इधर। A fixed deposit account or recurring deposit account shall be foreclosed by the depositor subject to the following condition। Okay, तो कंडीशन क्या दी हुई है? ओके 3 कंडीशन दी है, देख लीजिए। A निधि shall not repay any deposit within period of 3 months from the date of its acceptance। यानी ओके पहले 3 महीने में फोरक्लोज नहीं कर सकते। आपने मेरे पास एफडी खोली आज, आपने मेरे पास रिकरिंग डिपॉजिट खोला और अगले महीने आया बोला मेरे को फोरक्लोज करना है, पॉसिबल नहीं है। तो पहले 3 महीने में नहीं हो सकता, ठीक है मालिक। Okay, where at the request of depositor a nidhi repay any deposit after a period of 3 months, the depositor shall not be entitled to any interest up to 6 months from the date of deposit। यानी okay, अगर जो डेट पे डिपॉजिट, डेट ऑफ डिपॉजिट खोला होगा 6 महीने का, जो पहले 6 महीने का उसका डिपॉजिट में इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा बिकॉज फोरक्लोज किया। यानी यहां पर हम लोग फोरक्लोजर चार्जेस की जगह फोरक्लोजर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। तो यहां पर निधि कंपनी भाई यार जो पहले जिस दिन डिपॉजिट चालू हुआ उसके 6 महीने तक नहीं दिया
दिया जाएगा। एग्जांपल, तुमने 8 महीने डिपॉजिट रखे मेरे पास, मैं सिर्फ तुम्हें 2 महीने का इंटरेस्ट दूंगा। तुमने 2 साल रखा, मैं सिर्फ 1.5 साल का इंटरेस्ट दूंगा। तुमने खाली 5 महीना रखा, तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट ये लोग डिफाइन करते हैं। Where at the request of depositor, Nidhi makes a repayment of deposit before the expiry of period for which such deposit was accepted by Nidhi, the rate of interest payable by Nidhi on such deposit shall be reduced by 2%। यानी जो बचे हुए पीरियड के लिए भी इंटरेस्ट है उसमें भी हम लोग माइनस करेंगे, एंड दैट इज -2%। ओके, यानी अपन ने पहले कमिट किया था कि भाई आपने एफडी रखी है तो मैं एफडी पे तुमको 7% 8% देने वाला हूं। ओके, आपने फोरक्लोजर किया तो सबसे पहले 6 महीने का इंटरेस्ट मैं दूंगा नहीं, उसके साथ में जो 8% है -2% करूंगा और बैलेंस वो जो पीरियड के लिए है ओके उसमें से रहेगा फ्रॉम द रेट विच निधि वुड हैव ऑर्डिनरी पेड ओके हैड द डिपॉजिट हैज बीन एक्सेप्टेड फॉर पीरियड फॉर विच सच डिपॉजिट हैड रन। ठीक है, ओके, लेकिन ऐसा हो सकता है, इसीलिए एक प्रोवाइजो दिया है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। ऐसा हो सकता है कोई मेरा जो मेंबर है ओके जिसका डिपॉजिट मेरे पास है उसकी डेथ हो गई, उसका 5 साल का डिपॉजिट था लेकिन मेंबर की डेथ हो गई। अब इस केस में अगर आप ऐसे चार्जेस लगाओगे, क्योंकि बस डिपॉजिट है, लीगल हेयर को कंटिन्यू नहीं करना है, जो लीगल हेयर है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो बोलता है मेरे को पैसा निकालना है। अब आप बोलोगे नहीं नहीं मर गया तो मेरी गलती थोड़ना है भाई, वो मर गया खुद मर गया, ऐसा नहीं होगा। इस केस में प्रोवाइजो दिया है कि भाई यहां पर आप कुछ भी चीजें डिडक्ट नहीं करोगे, और देखो कैसे करोगे। Provided that in event of death of depositor, the deposit may be repaid prematurely to the surviving depositor or depositors in the case of joint holding, okay, joint holding रहा, or to the nominee or legal heir with interest up to the date of repayment at the rate which company would have ordinarily paid had such deposit been accepted for such period। यानी वहां पर कुछ भी इंटरेस्ट में कम नहीं होगा, ये पॉइंट ध्यान में रखना। ओके, तो ये खाली इंटरेस्ट के लिए प्रोवाइजो है, लेकिन पहले ये क्राइटेरिया ध्यान रख लेना, ये पूरा जैसे आपको मिलने वाला था वो क्राइटेरिया है। ये है फोरक्लोजर के पॉइंट, दैट्स इट। डिपॉजिट की सिनेरियो क्लियर। तो डिपॉजिट में क्या क्या पॉइंट थे मालिक, एकदम इजी था भाई, कितने महीने के लिए होना चाहिए, ओके, कितना इंटरेस्ट दे सकते हो, और फोरक्लोजर किया तो क्या रहेगा। दिस इज समथिंग विद रिस्पेक्ट टू डिपॉजिट। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर। अनएंकम्बर्ड कितना होना चाहिए मालिक, ये तो मैंने बोल दिया आपको। टर्म डिपॉजिट कितना होना चाहिए, ओके, जो भी डिपॉजिट होगा इट शुड नॉट बी लेस देन 10%, बस ये पॉइंट ध्यान रखो। तो ये पॉइंट अपन पढ़ चुके हैं, ये आप देख लेना। 10% मिनिमम होना चाहिए अनइंकम्बर्ड डिपॉजिट। अनइंकम्बर्ड का मतलब होता है ओके जिसके ऊपर चार्जेस नहीं है। ओके, फ्यू ऑफ द लास्ट पॉइंट्स। लोन्स, क्या निधि कंपनी लोन देगी? 100% किसको देगी? मेंबर्स को। निधि शैल प्रोवाइड लोन ओनली टू मेंबर्स। ओके, अब देखिए कैसा है। अब यहां पर उन्होंने क्राइटेरिया दिया है, ये आपको पढ़ना है, इसके ऊपर अपडेट करना है। मैं सिर्फ इसको अब रीड कर रहा हूं, इसमें ज्यादा याद रखने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। इसको जस्ट एक बार रीड मार के छोड़ देना, ज्यादा हेडेक मत करना मालिक। द लोन गिवन बाय निधि टू ए मेंबर शैल बी सब्जेक्ट टू फॉलोइंग लिमिट्स। भारत माता की जय। कितना? 2 लाख रुपीज वेयर टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ सच निधि फ्रॉम इट्स मेंबर इज लेस देन 2 करोड़। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रख लीजिए। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड, अगर कोई निधि कंपनी का लेस देन 2 करोड़ है डिपॉजिट्स का अमाउंट, डिपॉजिट का अमाउंट लेस देन 2 करोड़ है, वो 2 लाख ओके पर मेंबर दे सकती है। 2 लाख वो लोन्स के हिसाब से 2 लाख दे सकती है। ओके, ये कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है। 7,50,000 रुपीज वेयर टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ सच निधि फ्रॉम इट्स मेंबर इज मोर देन 2 करोड़ बट लेस देन 20 करोड़। यानी ये लेस देन 2 करोड़ है, ओके, ये लेस देन 20 करोड़ है बट ग्रेटर देन 2 करोड़ है। ओके, तो इसके लिए सिनारियो है। अगला 12 लाख रुपीज, ओके, मोर देन 20 करोड़ बट लेस देन 50 करोड़। यानी ये ग्रेटर देन 20 CR है, लेस देन 50 CR है, तो इनके लिए 12 लाख। यानी लेस देन 2 करोड़ के लिए 2 लाख, ग्रेटर देन 2 करोड़, लेस देन 20 करोड़, उसके लिए 7,50,000, 20 करोड़, 50 करोड़, ओके, 12 लाख। और लास्ट पॉइंट है 15 लाख फॉर एनी अमाउंट ग्रेटर देन 50 करोड़। बात खत्म। ओके सर, ये क्या है, ये लिमिट क्या है? 2 लाख, ओके, 2 लाख, 7,50,000, 2 लाख, 7,50,000, 12 लाख एंड 15 लाख। ये है मैक्सिमम अमाउंट विच कैन बी गिवन। द लोन बाय गिवन विल बी लिमिट्स टू दिस मेंबर। जो भी मेंबर को दिया जाएगा, एक मेंबर की बात की जा रही है। ओके, यानी वो एक मेंबर, सारे मेंबर मिला के ये अमाउंट लिमिट नहीं है। एक मेंबर को अगर लोन देना है, इतना ही मैक्सिमम लोन मिल सकता है। तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है उससे मुझे कोई कंसर्न नहीं, इतना ही मैक्सिमम। तो निधि के डिपॉजिट्स के बेसिस पे ये लिमिट डिफाइन की है। तो लिमिट क्या है मालिक? ओके, 2 है, 7.50 है, 12 है एंड 15 है। और इधर लिमिट क्या है? ओके, अगर समझा होगा तो 2 है, 20 है, 50 है एंड ग्रेटर देन 50 है। खत्म। ओके, लेस देन 2 है। ओके, इस तरह से ये लिमिट्स है। ये लिमिट्स आपको ध्यान में रखनी है मालिक। मेरे ख्याल से ये क्लियर है। ध्यान में रखनी है मतलब मैंने बोला एक बार पढ़ लो, बस दिमाग थोड़ी मत करना। आई डाउट कुछ क्वेश्चन का पॉइंट है, लेकिन ठीक है, जैसे भी पॉइंट है, ये पॉइंट ध्यान रख लेना।
प्रोवाइडेड दैट वेयर निधि हैज नॉट मेड प्रॉफिट्स कंटिन्यूअसली फॉर 3 प्रीसीडिंग ईयर्स। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये पहले वाले क्राइटेरिया में था, ओके, ब्रांच खोलने के। It shall not make any fresh loan, okay, exceeding 50% of the maximum amount of loan specified in ABCD। यानी अगर पिछले 3 साल में, पास्ट 3 years में अगर आपकी कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ है, had not made profit continuously, वापस वेरी इंपॉर्टेंट है जो मैंने पिछले भी बताया था, कंटिन्यूअसली, तो आपका जो ऊपर का लिमिट है, जो लोन की लिमिट्स है, वो लोन की लिमिट 50% से रिड्यूस हो जाएगी, बात खत्म। ओके, सो लोन की लिमिट 50% करना है। Provided further that member shall not be eligible for any further loan if he has borrowed any earlier loan from Nidhi and has defaulted in repayment। ये तो ठीक है यार, डिफॉल्टर है। इधर कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट मत लगाना जो बैंक में होता है। ओके, तो निधि में आपको यार एक बार लोन नहीं दिया, आप डिफॉल्ट हो गए, आप गए, ओके, तो आपको और नया लोन मिलने वाला नहीं है। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर? निधि shall give loan to its member only against the following securities। सिक्योरिटीज दी हुई है, ओ मैन, गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, फिक्स डिपॉजिट रिसीट्स, एनएससी, अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और इंश्योरेंस पॉलिसीज। बात खत्म। यानी अपने जेनरिक है, ये एक्स्ट्रा कुछ है नहीं इसके अंदर। ये पॉइंट हुआ है निधि का, मेरे ख्याल से मालिक। एवरीबॉडी क्लियर? ओके, और निधि कंपनी लोन के लिए कितना चार्ज कर सकती है? द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके, ऑन एनी लोन गिवन बाय निधि कंपनी शैल नॉट एक्सीड 7.5%, यानी मैक्सिमम लिमिट 7.5% हो सकता है। ओके, अबाउट द हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट्स बाय निधि एंड शैल बी कैलकुलेटेड ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। यानी क्या मतलब है? अगर मैंने, निधि ने डिसाइड किया है कि भाई यार मैं डिपॉजिट पे 7% दूंगा, तो वो लोन 7% प्लस 7.5%, यानी 14.5% पे मैक्सिमम लिमिट पे दे सकती है। आपने जिस परसेंटेज पे डिपॉजिट्स लिए होंगे, हायर लिमिट, उसके ऊपर 7.5% एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, मैक्सिमम, उसके ऊपर नहीं कर सकते हो आप। ओके, यानी सर ऐसा भी कर सकते हो सर 2% पे ही लोन दे सकते हो। 2% बोला मतलब जितना आपका ऑलरेडी डिपॉजिट पे आप दे रहे हो परसेंटेज, उसके ऊपर 2% ऐड करो, उसके ऊपर आप दे सकते हो। यानी अगर एग्जांपल 7% दे रहे हो प्लस 2, ठीक है, 9% पे दो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका प्रॉफिट, आपका मैक्सिमम कितना हो सकता है? 7.5% अबाउ द, ओके, हाईएस्ट लिमिट ऑफ सेविंग नेट, डिपॉजिट पे जितना आप दोगे, इंटरेस्ट दोगे उसके ऊपर। तो डिपॉजिट पे अपन इंटरेस्ट कितना दे सकते हैं? आपको याद है मालिक, थोड़ी देर पहले पढ़ा है। डिपॉजिट पे अपन इंटरेस्ट कितना दे सकते हैं? मैक्सिमम एक्सीडिंग 2% दे सकते हैं। ओके, ओवर एंड अबाउट जो भी बैंक दे रहा होगा। ये आरबीआई ने डिफाइन नहीं किया हुआ है, ये याद रखना। तो आरबीआई के पॉइंट इसमें मतलब मैक्सिमम 2%, तो जिसमें जो रहेगा उसके हिसाब से अपन दिया जाएगा मालिक। ओके, यहां पर कहानी खत्म हो गई। ओके, ये हो गया तुम्हारा एंड कॉन्सेप्ट विथ लोन्स एंड डिपॉजिट्स। तो मेरे ख्याल से लोन्स एंड डिपॉजिट्स आपको समझा होगा। ओके, नहीं समझा होगा तो वापस इसी को रिपीट कर लेना और देख लेना, पढ़ लेना। बहुत इजी आंसर है, ज्यादा हेडेक करने वाला पॉइंट नहीं है। नॉर मैं उसमें भी ज्यादा कुछ एज सच कुछ है नहीं कि उसमें कॉन्सेप्ट बताओ, क्योंकि क्राइटेरियाज है, सारे क्राइटेरियाज थे, क्राइटेरियाज आपको याद रखने हैं। ओके, अभी डायरेक्टर की बात करते हैं। हाँ, अभी लास्ट 3-4 पॉइंट बचे हुए हैं। ओके, नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट डायरेक्टर। ओके, डायरेक्टर्स के लिए क्या सीन है मालिक? डायरेक्टर्स आपके लिए आता है रूल 17th में, रूल 17th में डायरेक्टर आता है मालिक। ओके, डायरेक्टर में सबसे पहला हु कैन बी डायरेक्टर? डायरेक्टर शैल बी द मेंबर ओनली। यानी अगर आपको निधि कंपनी का डायरेक्टर बनना है तो आपको पहले निधि कंपनी का मेंबर बनना होगा। ऐसा कंपनीज एक्ट के पहले क्राइटेरिया था, लेकिन 2013 कंपनीज एक्ट ने ये क्राइटेरिया निकाल दिया था। अगर आपको मालूम है, अगर कोई कंपनी में आप डायरेक्टर बनते हो तो वहां पर आपको मिनिमम इक्विटी शेयर या कुछ शेयर्स होल्ड करने की जरूरत नहीं है। पहले मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड करने का क्राइटेरिया था। ओके, तभी कोई बाहर वाला भी डायरेक्टर बन सकता है, आंसर इज यस। पर निधि कंपनी में नहीं। निधि कंपनी में डायरेक्टर जो होना चाहिए वो मेंबर ही होना चाहिए। वो मैक्सिमम कितने ईयर तक सर्विस दे सकता है? मैक्सिमम ही कैन सर्व फॉर 10 ईयर्स। उसके ऊपर नहीं, 10 ईयर्स के ऊपर नहीं रहेगा। सर 10 साल के बाद वो बनना चाहता है तो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कूलिंग पीरियड उसको देना पड़ेगा। कूलिंग पीरियड उसका रहेगा 2 ईयर्स। मेरे ख्याल से कूलिंग पीरियड सबको मालूम होगा। ओके, यानी डायरेक्टर 10 साल तक कंसेक्यूटिव रह सकता है, उसके बाद 2 साल नहीं रहेगा, उसके बाद वापस वो डायरेक्टर बन सकता है। तो 10 ईयर्स, उसके बाद कूलिंग पीरियड 2 ईयर्स और उसके बाद वापस चालू कर सकता है। ओके, ये होने के बाद सर इसमें एक जन है जो ये पीरियड को एक्सटेंड कर सकता है, एंड दैट इज सीजी। सीजी कैन एक्सटेंड दिस पीरियड ऑफ 10 ईयर्स।
अगर सीजी बोलता है कि नहीं नहीं भाई यहाँ पर ओके डायरेक्टर 10 ईयर से ज्यादा रहना चाहिए, डेफिनेटली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अदर थिंग्स देख के ही काम करेंगे। तो सीजी अगर बोलता है तो भाई करना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम, ओके, कोई इशू नहीं है। और कंपनी एक्ट के सेक्शन 152 और 164 को ध्यान में रखना चाहिए ना। 152 एंड 164 क्या, ओके, दिन का रिक्वायरमेंट बरोबर होना चाहिए। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स एप्लीकेबल है, यानी वहां पर आपने जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स पढ़े हैं, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स एंड वेकेशन के लिए जो पॉइंट पढ़े थे, उसमें से डिस्क्वालिफिकेशन के जो भी पॉइंट्स थे वो सारे के सारे इधर आ जाएंगे। ये पॉइंट आप ध्यान रखना, ये सारे डायरेक्टर्स पे एप्लीकेबल है। दैट्स इट, स्टोरी ओवर। तो डायरेक्टर रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहले जो डायरेक्टर है वो मेंबर बनना चाहिए। सेकंड 10 साल रहेगा, 2 साल कूलिंग पीरियड रहेगा, सीजी चाहिए तो वो एक्सटेंड कर सकता है। एंड 152 एंड 164 रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होगी। 152 एंड 164 के हिसाब से उसको कंप्लाई करना पड़ेगा। सेक्शन कंपनीज एक्ट के है, बात खत्म। डायरेक्टर्स की स्टोरी ओवर हो गई मालिक। तो मेरे ख्याल से डायरेक्टर्स क्लियर है मालिक, डायरेक्टर बस हो ओवर मालिक। आप थियोरेटिकल पढ़ो, आपका सेम आंसर, मतलब कोई है नहीं इसमें कंटेंट में मॉडिफाइड, तो सारा का सारा पॉइंट कवर्ड है। अगला पॉइंट आपके लिए जो आता है वो आता है डिविडेंड। क्या निधि कंपनी डिविडेंड दे सकती है? आंसर इज यस, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कितना? मैक्सिमम 25%, लेकिन डिविडेंड देते वक्त प्रायर अप्रूवल ऑफ रीजनल डायरेक्टर लगेगा। रीजनल डायरेक्टर लगेगा, प्रायर अप्रूवल ऑफ रीजनल डायरेक्टर लगेगा। यानी याद रखना मैक्सिमम अप टू, उसके थियोरेटिकल पढ़ोगे तो उसमें थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूजिंग होता है। ओके, ऐसा लगता है कि 25% तक आप अपनी मर्जी से दोगे और 25% के ऊपर रहा तो आप रीजनल डायरेक्टर से पूछोगे, ऐसा नहीं है। 25% इज ए मैक्सिमम लिमिट यू कैन गिव। 25% के ऊपर दे ही नहीं सकते, लेकिन 25% के इधर देना है तो आपको 100% रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल लगेगा। अब मैं आपको बताता हूं इसका एक पॉइंट क्या रहता है। यहां पर सबसे पहले ना कंडीशंस दी है। ये लोग बोलते हैं अगर आपको ये देना है तो ये और साथ में ये कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। क्या कंडीशन है? जितना आप ट्रांसफर करोगे, जितना आप डिविडेंड दोगे, उतना आपको ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व करना पड़ेगा। तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझिए। अगर मैं एज ए निधि कंपनी डिसाइड करता हूं 70% में, मतलब अभी इधर 20% 25% की लिमिट के लिए कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं 70% मैं डिविडेंड दे दूंगा, 70% मैं डिविडेंड दे दूंगा, बहुत मुश्किल होगा। ओके, 70% देगा तो भाई एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट जनरल रिजर्व में कैसे जाएगा? तो आप याद रखिए, ओके, मैक्सिमम डिविडेंड अगर ऐसा कॉन्सेप्ट देखे तो 50% देंगे, लेकिन फिर जीरो हो जाओगे। इसीलिए इन लोग ने लिमिट दी है कि 25% तक ही दे सकते हैं, 25% के ऊपर नहीं दे सकते। बट 25% तक भी देना है तो आपको रीजनल डायरेक्टर अप्रूवल लगेगा, और वो अप्रूवल लेने के बाद एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा अगले साल के प्रॉफिट्स के लिए। ओके, दूसरा सिनेरियो, बॉस नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट, यानी आपकी कंपनी ने कोई भी डिपॉजिट्स जो थे लिए थे, आपकी कंपनी ने डिपॉजिट लिए, एफडी लिया, रिकरिंग डिपॉजिट लिया, सेविंग लिया, आपने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है। नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स, आपने डिपॉजिट्स में कुछ रीपेमेंट में डिफॉल्ट नहीं किया है, परफेक्ट मालिक। और तीसरा सिनेरियो, ओके, आपने सारे रूल्स आपको जो बताए गए हैं वो कंप्लाई किए है, बस कहानी खत्म, डिविडेंड्स की ओवर। एवरीबडी क्लियर? डिविडेंड्स की स्टोरी ओवर। तो डिविडेंड का पॉइंट मैं आपको खाली सिर्फ वापस एक चीज हाईलाइट कर दूं, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। ओके, ये आप नोट्स पढ़ोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि 25% तक आप अपनी मर्जी से दे सकते हो, 25% के ऊपर रहा तो रीजनल डायरेक्टर रहेगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं ये कॉन्सेप्चुअली गलत है। 25% ही दे सकते हो मैक्सिमम, और उतना भी देना, आपको 1% भी देना रहा ना तो रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल लगेगा, बात खत्म। 25% के ऊपर आप प्रैक्टिकली, मैंने आपको समझाया उसका लॉजिक क्या है। ओके, जितना आप दोगे जनरल रिजर्व में जाएगा। ओके, तो इसीलिए अभी आप अगर ऐसा क्लॉज डाल दिया कि 25% के ऊपर देना है और रीजनल डायरेक्टर से पूछ के दो तो 70% में दूंगा, और रीजनल डायरेक्टर हाँ बोल देगा, लेकिन 70% डालूंगा कहां से? जनरल रिजर्व में। कंटेक्चुअली गलत हो जाएगा मालिक। मेक इट श्योर ये समझे आपके दिमाग में, ये क्लियर रहे। अब इसको प्रैक्टिकली दिमाग में रख लेना मालिक। ओके, ऑडिटर के बारे में लिख नहीं रहा हूं मालिक, क्योंकि रीजन सिंपल है, आपको ऑडिटर का मैंने बता दिया। ऑडिटर आपका सिमिलर है। ऑडिटर जो रहेगा वो या तो एक टर्म के लिए रहेगा, ओके, या 2 टर्म्स के लिए रहेगा, और इसमें कूलिंग पीरियड जो रहेगा, वो कितने साल का रहेगा? 2 ईयर्स का, बात खत्म। ओके, अगर प्रोप्राइटर है तो 1 टर्म, पार्टनरशिप फर्म है तो 2 टर्म, एंड कूलिंग पीरियड 2 ईयर्स, बात खत्म। एनफोर्स कंप्लायंस, नाउ दिस इज समथिंग विच वी नीड टू बी वेरी क्लियर। हु विल एंश्योर दैट ये जो सारी चीजें मैंने दी है, एनडीएज 1 जो रिक्वायरमेंट मांग रहा हूं, ये सारी चीजें कंप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है? इसीलिए एक सेक्शन इंसर्टेड है, दैट इज सेक्शन इज 23। प्लीज अंडरस्टैंड, ये एनीवे न्यूली इंसर्टेड सेक्शन है, क्योंकि मैं आपको बताता हूं ये 23 वाला तो नहीं है, 23 पुराना ही है। 23 सेक्शन नहीं, सॉरी, माय मिस्टेक। रूल 23 क्या बोलता है? ओके, ये कंप्लायंस को एनफोर्स करने के लिए, एनफोर्स कंप्लायंस करने के लिए, ओके,
ROC यानी ROC मतलब रजिस्टर ऑफ कंपनीज, ओके, शैल कॉल फॉर सच इंफॉर्मेशन और रिटर्न्स फ्रॉम निधि कंपनी, जिससे वो देख सके, ओके, इसके भाई ये कंप्लायंस हुआ है कि नहीं, ये कंप्लायंस हुआ है या नहीं, ओके, और इस पे वो सारे के सारे CA, CS और CWSA, ओके, यहां पर वो क्या कर सकते हैं, उसको असिस्ट कर सकते हैं, किसको, ROC को, ये ड्यूटीज फुलफिल करने के लिए, ओके, यानी इस तरह की निधि कंपनी ने कंप्लायंस किया है कि नहीं, इस तरह की निधि कंपनी ने कंप्लायंस किया कि नहीं, ये चेक करना है मुझे। तो कंप्लायंस इज एग्जांपल NDAS 1 वाला पॉइंट है, नेट ओन फंड्स है, ये सब है। तो ROC तुमसे बुक्स मंगा सकता है, अगर तुम निधि कंपनी हो, बुक्स मंगा सकता है, ओके, तुमसे इंफॉर्मेशन मंगा सकता है, तुमसे रिटर्न्स मंगा सकता है, और ये सारी चीजें करने में ROC तो एक्सपर्टाइज नहीं होगा, तो CA, CS, CWA इनकी हेल्प ले सकते हैं। अगर आपने MOA और AO का बहिष्कार किया, ओके, इसका मतलब क्या, इसका मतलब आपने कोई भी चीज MOA और AOA के बाहर की, CG एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट करेगा, और वो स्पेशल ऑफिसर, ओके, विल टेक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ निधि कंपनी, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ओके, निधि कंपनी, ओके, एंड वो सर आगे कैसे काम होगा, क्या होगा, कितने टाइम तक रहेगा, गाइडलाइंस इशूड बाय CG, जैसा कि CG इशूड करेगा गाइडलाइंस, उसके हिसाब से ये काम होगा। Definitely, provided opportunity of being heard will be given. That's it. Okay, so rule 23 over. रूल 23 के साथ में 23A ये न्यूली इंसर्टेड है, 23B ये न्यूली इंसर्टेड है। सर ये दोनों क्या है, 23A 23B, ओके, ये मालिक मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ये 3A के साथ लिंक है। इफ यू रिमेंबर 3A में मैंने आपको रेड कलर में हाईलाइट किया था, ये वाला पोर्शन है आपके लिए, और यही पोर्शन मालिक आपको समझना होगा, ये 23A 23B के रिलेटेड है। 23A बोलता है अगर आपको डिक्लेरेशन मंगाए है 3A के अंदर और आपने डिक्लेरेशन नहीं दिए है, तो आपको ये रिक्वायरमेंट मतलब आपको ये फॉर्म मतलब अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल फॉर्म SH भरने नहीं मिलेगा, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट ऑफ PAS 3 ये फॉर्म भरने नहीं मिलेगा। और 23B भी इसी कंटेक्स्ट में जाता है, फॉर 23A is applicable for the companies which are registered under Companies Act 2013 and 23B is applicable for the companies which were registered before the Companies Act 2013, मतलब कंपनीज which are registered in 1956 वो 23B के हिसाब से, ओके, यहां पर कंप्लाई करेंगे, और 23A के हिसाब से कंपनीज एक्ट के अंदर जो रजिस्टर्ड हुए 2013 में और उन्होंने, ओके, ये 3A का कंप्लाई नहीं किया, दोनों 3A के कंप्लाई के ऊपर ही है, खाली एक ऐसा है कि 2013 की कंपनीज और 1956 की कंपनीज, और वो 3A का कंप्लाई नहीं किया, बात खत्म, स्टोरी ओवर, दैट्स इट, ओके, ये हो गया तुम्हारे लिए निधि रूल्स। ओके, मेरे ख्याल से मालिक एवरीडी क्लियर। तो मैं आपको वापस बता दूं LDR आपने क्या क्या रखना है, जो रेड में किया हुआ इधर स्टार मार्क ये आपका LDR है, उसके बाद आपका डिक्लेरेशन ये आप अमेंडमेंट की वजह से LDR रखिए, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोहिबिशंस, ये आप LDR रखिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट को LDR रखिए, और इसके साथ में आपका मेंबरशिप ये LDR, ये 5 क्वेश्चन आपको तोड़ आने चाहिए, बाकी सब ठीक है, बाकी आए ना आए व्हाटएवर इट में बी। सो मालिक थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, एंड होपफुली आपको कुछ कंसेप्ट समझ में आए होंगे, कुछ थोड़ा बहुत दिमाग में गया होगा, जैसे भी गया होगा बहुत अच्छे से, और आप फोकस करिए। वापस मैं एक ही चीज समझाऊंगा आपको कि भाई पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे फोकस करिए, एग्जामिनेशन के ऊपर ज्यादा मतलब एग्जामिनेशन का क्या वो पंचायती छोड़िए, और जितना हो सके उतना मतलब उतना फोकस कीजिए, कॉन्सेंट्रेशन कीजिए अपने स्टडीज की तरफ। एंड टेक केयर मालिक, ऑल द बेस्ट मालिक, एंड डू वेल तोड़ मैन।